Right, let me start. So first of all, good morning to all of you and welcome you all on the behalf of Toppers Forum. Definitely सभी लोग सही डायरेक्शन में होते हैं, सबको ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है तो समय ज़्यादा लग जाता है। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे वो बात शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताएं कि क्यों आपको हमारे साथ जुड़ के सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहला जो बात है वो ये है कि we have a great experience of selections. Kindly show the selection PDF. जो सिलेक्शन है जरा देखना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म कर दूँ आपको। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आए, सपोज दैट कि उन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी एसएससी की या बैंक की या यूपी एसआई की, कांस्टेबल किसी की, और उनका सिलेक्शन किसी एक पोस्ट पर हो गया, शुरुआत हो गई। मान लो बैंक में क्लर्क बन गए, एक साल और हमारे साथ पढ़े और वो सपोज दैट कि बैंक में पीओ बन गए, एक साल और पढ़े, मान लो उनकी चॉइस थी कि उन्हें पीसीएस बनना है, कुछ और बनना है, तो जो सबसे बड़ी पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं बेसिकली रिजल्ट में वही लिखा होता है, राइट। जैसे ये मिस्टर मंगलम मिश्रा हैं, पहले क्या कहाँ थे, पहले बैंक में पीओ थे, उसके बाद सेंट्रल एक्साइज में एसएससी थ्रू सेलेक्ट हो गए। क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन एक लेवल पर होती है ना, अच्छे लेवल पर होती है, तो एक ही वर्ष में आपको कई सारी नौकरियां मिलती हैं, आपकी चॉइस होती है कि आपको कौन सा ज्वाइन करना है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लो कोई लड़का कांस्टेबल है, वो पढ़ाई किया और वो एसआई बन गया, तो जो रिजल्ट हम शो करेंगे वो एसआई वाला शो करेंगे। बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं, सब पर रिजल्ट पर बात नहीं करनी है। अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये सिलेक्शन हैं, ये सारे क्लासरूम प्रोग्राम के सिलेक्शन है, सब आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, इनको आराम से आप लोग पढ़ते रहते हैं, इनका इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है चैनल पर, आराम से सुन लीजिएगा, ठीक है। अब जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि ये सिलेक्शंस कैसे हुए, किस तरीके से हुए। कुछ इसमें कॉमन है, सभी जितने बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है और आपको क्या करना चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे, राइट। देखिए, मैं बात आप लोगों से शुरू करूं उससे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों की जो मूल समस्याएं पढ़ाई को लेकर आ रही हैं, पहले देखो हम लोग जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को दो हिस्सों में बांट देते हैं, फिर बात करते हैं। जिसे आप लोग वनडे कहते हैं ना, वनडे एग्जाम। अब देखो वनडे जैसा कुछ रहा नहीं, यदि टीयर 1 टीयर 2 कर दिया, प्री मेंस कर दिया, तो वनडे कहाँ रहा, 2 दिन तो हो गया ना। लेकिन फिर भी नेचर ऑफ द एग्जाम एमसीक्यू है, इसलिए हम उसे वनडे मान लेते हैं। तो जो जनरल वनडे एग्जाम के कॉम्पिटिशन्स हैं, यदि इनको हम लोग दो हिस्से में बांट दें तो दो हिस्से निकल के क्या आ रहे हैं। पहला जो निकल के आ रहा है वो सेंट्रल लेवल पे आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आएगी, और दूसरा क्या आएगा, स्टेट लेवल का, है ना। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है, देखो सेंट्रल, आपको शायद पता होगा कि सेंट्रल लेवल पर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट माना जाता था वो रेलवे माना जाता था एक टाइम पर, अभी भी है, लेकिन समय के साथ प्राइवेटाइजेशन बढ़ा तो नौकरियों की संख्या थोड़ी कम हुई। उसके बाद जो कर्मचारी सेंट्रल लेवल पे काम कर रहे हैं वो एसएससी के थ्रू होते हैं, और एक सेक्टर जो बड़ा है वो बैंकिंग और इंश्योरेंस का है। इंश्योरेंस में हम सरकारी विभाग की बात करें तो एलआईसी एकमात्र कंपनी दिखाई देती है जो आपको अच्छी नौकरी ऑफर करती है, ठीक है। यदि इन तीनों की हम बात करें तो सब में कॉमन क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, मैथ आप कह लो, क्वांट कह लो, राइट। इसके साथ साथ जीके जीएस है। जीके जीएस को ही कई बार जनरल अवेयरनेस के नाम से आयोग लिख दे रहा है, बस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर जीके क्या है, जीएस क्या है, जनरल अवेयरनेस क्या है, बताते हैं वे सब क्या है, ठीक है। बस आप ध्यान से समझना। इसके बाद यहाँ पर जुड़ता है इंग्लिश, और जब हम लोग स्टेट लेवल की बात करते हैं, स्टेट लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है भाई, मैथ तो पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है ना, जनरल अवेयरनेस जिसे आप कह रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, हिंदी। ये तो डिफरेंस है। तो यदि हम लोग थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करके सोचें तो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के एग्जाम में कोई खास अंतर नहीं रहता है। अंतर ये रहता है कि इधर इंग्लिश का थोड़ा सा डोमिनेंस ज़्यादा है और इधर हिंदी का डोमिनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, यही है। थोड़ी सी इंग्लिश इधर भी पूछी जाती है, थोड़ी सी। तो इससे एक चीज़ तो कंक्लूड हो रहा है कि यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए
तो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, राइट। अब कैसे करेंगे, क्या आधार होगा और कैसे कम से कम समय, मान के चलो कि 6 महीने अपने आप को दे दीजिए, आप उस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपको नौकरी मिल जाए। क्या करना है, बहुत बेसिक, देखो जीतने के लिए ना टूल्स सबके बड़े कॉमन है, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं तरीका क्या है, मैनर क्या है। सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो काम करना है कंसिस्टेंट होना है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, निरंतरता। चाहे आप एक दिन कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, ये मैटर नहीं कर रहा है, मैटर ये कर रहा है कि रोज पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें। ऐसा ना हो कि गैप क्रिएट हो गया, गैप नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है। दूसरा जो सबसे अहम पार्ट है ना, बताते हैं आपको, दुनिया में आपको आज तक जो मिला होगा वो आपके किसी सोच का परिणाम होगा, आपने कुछ सोचा होगा तभी आपको वो मिला होगा, राइट। इसको आप बहुत ठीक तरीके से क्या करना शुरू करिए, मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, मैनिफेस्टेशन करना शुरू करिए, मतलब कि आप यह सोचना शुरू करिए कि आपको ये मिलेगा। अब यहां पर एक बड़ी शानदार सी बात आपको बताते हैं। बोलिए, आप लोग बातचीत करिए, मैंने मिलता नहीं है। अभी मैंने शुरुआत में कहा है कि आज तक जो कुछ भी मिला होगा, आज तक एक बार अपनी लाइफ को फ्लैशबैक में जाके देखिए कि जो कुछ भी मिला होगा वो आपके सोचने से ही मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल, अरे बता रहे हैं, यदि आपने रेड शर्ट पहना है ना, तो आपने सोचा होगा कि हमें रेड शर्ट पहनना, तभी मिला होगा वो। यदि आज आपको मोमोज खाना है तो आपने सोचा होगा कि हमको मोमोज खाना है, तभी आप मोमोज खाए होंगे। यस या नो? हाँ हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन उस मोमेंट में भी बाजार में जब मोमोज सोचा तभी तो खाया ना। हाँ हाँ, तो देखने के बाद भी सोचा होगा। हम्म कोई भी चीज, मतलब आप एक बार इसको देखो, चाहे एंड ऑफ द मोमेंट पर, जैसे मान लो आपको यहाँ से बाहर जाना है, यहाँ से आपको बाहर जाना है, तो आप क्या करेंगे, एक बार तो दिमाग में आएगा ना कि हाँ बाहर निकलें, तो जितना छोटा सोचा उतना छोटा मिला। बात सुनिएगा, जैसे मान लो बाजार में खड़े तो मोमोज दिख गया, अचानक से सोच लिया कि मोमोज खाना है, तो खा लिया, क्योंकि मोमोज खाया 10 सेकंड 15 सेकंड में स्वाद उसका गायब हो गया। कुछ बड़ा सोचेंगे तो उसमें टाइम थोड़ा बड़ा लगेगा। यही होगा ना, जिसने सोचा होगा कि हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, वही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेगा, या बस जिसने सोचा ही नहीं जिंदगी में कभी कि हाँ हमको भी जाना, वो तो हमको लगता है उसके फुटफॉल पर भी नहीं जाएगा, ऐसे होगा ना। तो पहली चीज तो क्लियर है कि जो आपको चाहिए उसे मैनिफेस्ट करना शुरू करो। यदि आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू सर्व द नेशन, तो अपनी एक फोटो बढ़िया सी आराम से अपने स्टडी रूम में लगाओ, रोज उसको देख कर, उसके बगल में उस ऑफिस की फोटो लगाओ जिस डिपार्टमेंट, जिस सिस्टम में आप काम करना चाहते हैं, रोज उसको देखो। लोग कहेंगे ये पागलपन है, ऐसे तो लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे ऐसे कुछ होता नहीं लगाने उगाने से, हमने बहुत देखा है। इसका मतलब है कि आपको एक नेगेटिव इन्वायरमेंट से बचना है, जो आपके काम में नहीं की बात कर रहे हैं। कोई भी, एनीवन, सिंगल, कोई भी आके कह दे कि नहीं ऐसे नहीं होता तैयारी, ये बहुत लोग करते हैं, उनसे दूर रहो। मतलब कहने का क्या है कि एक आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे, सारा खेल दुनिया में किसका है, इन्वायरमेंट का। व्हाट इज द इन्वायरमेंट, जस्ट योर सराउंडिंग। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है, अभी तक मैंने कहा कि जो आपको मिला है वो आपके सोचने से मिला है, मैनिफेस्टेशन से मिला है। जो कुछ आज तक आपने सीखा है वो कहां से सीखा है, आपके इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से, एग्जैक्टली। तो उस सराउंड, अच्छा वो इन्वायरमेंट कैसा, कमरे का इन्वायरमेंट है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, घर के आंगन का इन्वायरमेंट है, जहां आप हैं आपके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट, दैट शुड बी पॉजिटिव एंड एप्रिसिएटिंग। व्हाट हैपेंड, मोहल्ले का, हाँ मोहल्ले का इन्वायरमेंट है, पार्क का इन्वायरमेंट है। तो आपको क्या करना है कि इन्वायरमेंट को अपने उस तरीके से उसको यूज करना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। देखिए एक चीज समझना, कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि सामने वाले के अंदर कोई परिवर्तन आ जाए, सामने वाला का मतलब आपके इन्वायरमेंट में कोई परिवर्तन आ जाए, तो देखो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है हम उस पर बात करेंगे कैसे। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तीन, देखो 3 सर्कल होते हैं जिंदगी में, ये पहला सर्कल है, बताते हैं, इसके बाद ये दूसरा सर्कल होगा और इसके बाद तीसरा।
इसके बाद तीसरा सर्कल मान लो ये है, एक बड़ा सर्कल ले लेते हैं। अब जो तीसरा सर्कल है सबसे आउटर मोस्ट वाला ना, इसको हम लोग नाम देते हैं एरिया ऑफ कंसर्न। एरिया ऑफ कंसर्न। जैसे मान लो कि आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है, आप दिन भर ऐसा सोच रहे कि नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए, ठीक है करनी है, बहुत कंसर्न है, आप विचार बहुत कर रहे हैं कि हाँ नौकरी चाहिए, बट उस नौकरी के लिए आप आज क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, और उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं? एरिया ऑफ कंट्रोल, एरिया ऑफ एक्शन कह सकते हो। दिस इज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस इज एरिया ऑफ या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अब मेरी बात को समझना, 90% से अधिक लोग ना इसमें ट्रेवल कर रहे होते हैं। दोस्त मिलेंगे, पता चलेगा भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, नौकरी चाहिए यार नौकरी चाहिए। ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कि अभी क्या पढ़ के आए हो, और जो पढ़ के आए हो जरा लाओ 4 क्वेश्चन उस पर हम तुमसे बात करते हैं, पूछते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में है, जिस पर आपका कंट्रोल है, उस पर काम करना शुरू करिए। आप अनावश्यक सोचिए ही नहीं कि हमारा होगा क्या आगे। आपको क्लियर है कि आपका होगा, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट कर लिया है कि आपका तो होगा ही होगा, लेकिन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका जो एरिया ऑफ कंट्रोल है उस पर काम करिए। आपके हाथ में क्या है? किताबें हैं, नोटबुक है, बैठ के पढ़ना शुरू करो उठा करके, यही तो है ना। तो इस मतलब ज्यादा चिंतित रहने की जरूरत नहीं है कि तैयारी करनी है, तैयारी करनी तो उठाओ पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे ही तो होगा। अब सवाल उठता है कि क्या पढ़ें, राइट। तो ये 3 चीज तो आपको करनी है। किसी भी कंपटीशन की जो एग्जाम की शुरुआत होती है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। यदि आपने समय रहने का मतलब कि एग्जाम से पहले कम से कम 4 से 5 बार, बेयर मिनिमम 4 to 5 टाइम्स आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। यदि आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि हमें किस टाइप से पढ़ाई करनी है। पता चल रहा है कि कोई आपको किसी टॉपिक पर 4 घंटे पढ़ाया और उस टॉपिक पर कैसा क्वेश्चन आएगा उसका आपको अंदाजा नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका वो 4 घंटे का पढ़ना क्या हो गया? बेकार हो गया। सबसे पहला काम करेंगे पीवाईक्यूज। देखिए जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उसमें तो कम से कम 10 वर्ष का, लेकिन जो इस टाइप की परीक्षा है, बैंक की, एसएससी की, छोटी मोटी जो परीक्षाएं हैं, इसमें आप एनी हाउ 3 ईयर का कम से कम लेकर के चलिए। 3 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उन पर आप थोड़ा सा रिसर्च करिए। रिसर्च करने का मतलब क्या होता है? अच्छा होता क्या है, एग्जाम का डेट आ गया और अभी तक पीवाईक्यूज नहीं पढ़ा, और एग्जाम से 10 दिन पहले कोई कहेगा पीवाईक्यूज पढ़ो, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आप लोग कहते हैं ना कि एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो गया, सिली मिस्टेक्स नहीं, ये पूरा ब्लंडर है। ऐसे नहीं काम चलेगा कि आप एग्जाम से 10 दिन पहले बैठ के पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ना जो है वो शुरुआत में, डे 1। अब इसमें एक समस्या आती है, आपको पीवाईक्यूज मिला, पता चला कि आपने सिलेबस नहीं अभी आप कंप्लीट हुआ आपका, तो क्वेश्चन देख करके आपको लगता है कि हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें फिर पीवाईक्यूज लगाएंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। आप ऐसी किताब खरीदिए मार्केट से जिसमें आंसर नीचे लिखा होता है, हर क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखा होता है। जब पहली बार हनुमान चालीसा पढ़े होंगे, पहली बार कोई कुरान पढ़ा होगा, पहली बार कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा होगा, तो क्या उसको उसका मतलब समझ में आ रहा था? बस पढ़ते जा रहे थे खाली इसलिए कि सुना था कि पढ़ने से कुछ अच्छा होने वाला है। तो भाई क्वेश्चन लिखा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, और मान लो हालांकि गंगोत्री से निकलती नहीं है, लेकिन फिर भी वहां मान लो लिखा है कि गंगोत्री से निकलती है, तो आपने पढ़ लिया, पढ़े लिखे इंसान, इतना तो पता चल गया ना कि हाँ चलो गंगोत्री विकल्प में आएगा तो लगा लेंगे, यही तो बात है ना। तो पहले एक बार गो थ्रू करिए, समाप्त करिए उसको 2 3 4 5 6, अच्छा टारगेट सेट करके, ऐसे नहीं कि मतलब हाँ पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं भाई, पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं, गंगा कहाँ से निकलती बता रहे हैं अभी, कहाँ से निकलती है सुनो बता देते हैं। गंगा जो नाम है वो 2 नदियों के मिलने के बाद गंगा बनता है ना। एक नदी है भागीरथी और एक नदी है अलकनंदा, दोनों देवप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं और वहां से एक नया नाम शुरू होता है गंगा। ठीक है, याद रखना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जब भी कभी 2 नदियां आपस में आकर मिलेंगी और दोनों नदियों में लगभग बराबर पानी होगा, पानी की मात्रा लगभग बराबर होगी, तो वहां से जो धारा आगे निकलेगी उसका नया नाम होगा, और कोई बड़ी नदी में कोई छोटी नदी आके मिलेगी तो उसका नाम वहीं समाप्त हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? चलो ये सब तो क्लास में बातें होती हैं। टारगेट सेट करने का मतलब क्या है कि आप अपनी डायरी में, अगेन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास ये सब करने के लिए क्या होना चाहिए जानते हैं? डायरी, लिखित होना चाहिए, वर्बल नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
जब तक आप लिखेंगे नहीं अपने लक्ष्यों को, एक सर्वे है कि यदि आपने अपने लक्ष्य को लिखना शुरू कर दिया तो उसके पाने की संभावना 11 गुना ज्यादा है उन लोगों से जिन्होंने कभी लिखा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? इफ यू आर थिंकिंग दैट कि हमें अपने एग्जाम में रैंक 1 चाहिए, तो रैंक 1 लिख दो, वहीं जहां पढ़ते हो ना वहीं लिख दो रैंक 1 दिस ईयर, और अपना नाम नीचे लिखो। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। ऐसा नहीं कि बस अरे कोई नौकरी मिल जाए, कोई भीख थोड़ी ना मांगनी नौकरी की, छीन लो नौकरी उठा करके। मांगने उंगने से कुछ नहीं मिलता दुनिया में। ताकत सत्ता हमेशा कब किसके पास रही है? ताकतवर के पास। नौकरी की भीख मत मांगो, गिड़गिड़ाओ मत कि किसी पोस्ट पर हो जाए तो हो जाएगा। छीन लो नौकरी, ऐसे रैंक 1 चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। और वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कहा पहले लिखना शुरू करो कि क्या चाहिए। रैंक 1 चाहिए। कब तक चाहिए? टारगेट सेट करो कि दो दिन, 4 दिन, 10 दिन ये जो हम काम करेंगे कितने दिन में इसको खत्म करेंगे। पता चल रहा है पीवाईक्यूज का पहला पेज आज खुला है और आखिरी पेज तक नहीं पहुंच पाए जब एग्जाम का दिन आ गया। कह रहे हो कि तैयारी तो हम बड़ी दिनों से कर रहे हैं, है ना? क्यों नहीं ऐसा हो पाया? क्योंकि हमने कहा ना, आपने ये सोचा ही नहीं कि आपको कब तक क्या करना है। जब आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आपको आपकी गति बढ़ जाएगी। यस या नो बताओ। और जब आप टारगेट सेट करते हैं ना तो ब्रेन ऑटोमेटिक क्या करता है? काम करना शुरू कर देता है। दुनिया में जो सारा खेल है ना, हमने कहा कि आप एरिया ऑफ कंट्रोल पर काम करो। जो सारा खेल है वो किसका है? सारा खेल है सबकॉन्शियस माइंड का, अवचेतन मन का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बताते हैं। जो कितने लोग हैं जो सबकॉन्शियस माइंड का मतलब नहीं जानते हैं? प्लीज रेज हैंड। अवचेतन मन, हाथ उठाइए। मन हमारा 2 तरीके का है, समझाते हैं। एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। एग्जाम्पल से समझो। सबने साइकिल या मोटरसाइकिल चलाई होगी। हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी चलाया हो, लेकिन चलाया होगा, ये मान के मैं चल रहा हूँ। कुछ ना कुछ कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी कुछ भी चलाया होगा। जब आप शुरू में सीख रहे थे साइकिल चलाना या कार चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, तब कितनी टेंशन थी। ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये ऐसा है, वैसा है। ब्रेन बिल्कुल इधर जाना है तो ये वाला ब्रेक दबाना है, तो एक्सीलेटर ये है। दुनिया भर का दिमाग में आपके चलता रहता है, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक। जब आप चलाना सीख लिए, पता चल रहा है कि 140 की स्पीड में कार चला रहे हो और सामने यदि कोई नंदी जी आ रहे हैं तो ब्रेक ही दब रहा है, एक्सीलेटर नहीं दब रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना? तो क्या याद करके ब्रेक दबा रहे हो? ये कैसे? क्योंकि एक जो अवचेतन मन है उसमें सब सेट है। सब सेट है कि कैसे काम करना है। 100 की स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाना और सुने हुए हैं, उसी में लगाए हुए हैं ईयरफोन। पता चल रहा है कि आगे कोई बात है तो प्रॉपर ब्रेक ही लग रहा है। ऐसा नहीं कि एक्सीलेटर ही बढ़ा दे रहे हैं, कोई सामने आया तो। कैसे हो रहा है? ये सब कॉन्शियस माइंड का खेल है। मतलब करने का ये है। अब देखो, इसी का एक और एग्जाम्पल ले लो। वैसे सुबह उठने में बड़ी प्रॉब्लम है। कोई कहे कि रोज 5 बजे जग के पढ़ना शुरू कर दो, बड़ी समस्या है। लेकिन जिस दिन आपका फ्लाइट है, मान लो 5:20 पर, उस दिन रात में आप सोए थे तो आपने क्या कहा था अपने दिमाग से कि सुबह उठना है। तो ऐसा नहीं कि सुबह आपको कॉन्शियसली कोई आके जगाया कि तुम्हारी फ्लाइट है। सब कॉन्शियस माइंड में आपने डाल दिया था कि सुबह हमें जगना है। और जैसे ही आपने सब कॉन्शियस माइंड में बात डाली, आपका काम करना शुरू कर दिया। तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में ये सेट करो कि हमारा जो मेन काम है लखनऊ में रहने का, वो क्या है? पढ़ाई करना है। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो हमको सिलेक्शन चाहिए। जैसे ही ये सब चीज़ आप कमांड देना शुरू करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेगी। तो सब कॉन्शियस माइंड में ना कोई कचड़ा मत जाने दो। कचड़ा जाने का मतलब, भाई के पास गर्लफ्रेंड है तो हमें भी चाहिए, हमें भी गर्लफ्रेंड बनानी है। नहीं, क्यों बनानी भाई? बात सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर करो पहले। ऐसे समझो, पहले नौकरी चाहिए, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। राइट? और क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए, लाइब्रेरी जाना है, मंदिर जाना है, जिम जाना है। ठीक है, जो दुनिया में कहे गए हाँ ये अच्छे काम है, पहले उनको कर लो। उसके बाद यदि, अच्छा एक बात बताओ, यदि किसी काम को दुनिया में 100 में से 95 लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारे रास्ते में बाधक है, और 5 लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सपोर्ट मिलेगा, तो 5 सही हो सकते हैं या 95? तो पॉसिबिलिटी तो 95 की है, क्योंकि मास तय करता है ना कि सही क्या और गलत क्या है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में ना कोई भी नेगेटिव थॉट्स मत जाने दो। परेशानियां आएंगी, ऐसा होगा। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सर ये सब सुनते तो हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद सब वॉश आउट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं सर हमने सब बहुत सुना है लेकिन हमारे ऊपर काम नहीं करता है। उसका कारण बताते हैं। आई एम नॉट मोटिवेटिंग टू यू ऑल कि हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि मोटिवेशन से बाहर निकलो। मोटिवेशन कितने दिन तक रहेगा? कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ से मोटिवेट होकर जाओगे सीढ़ियों तक उतर जाएगा।
ऐसा होता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। जो होगा एक्चुअल में वो होगा सेल्फ डिसिप्लिन से, सेल्फ डिसिप्लिन से। जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे, अनुशासित नहीं होंगे, स्वयं अनुशासित नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और यदि सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट हो गया तो ऑटोमेटिक आप मोटिवेटेड रहेंगे, ऑटोमेटिक मोटिवेटेड। अब कोई एलन मस्क से कहे कि भाई ये बताओ कि तुमको काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि 20 घंटे काम कर लेते हो, तो जवाब क्या है कि वो हमारा लक्ष्य है ना, तो करना है तो करना है, उसके लिए मोटिवेशन क्यों, कौन सा मोटिवेशन काम करेगा? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा कि लक्ष्य आपने लिखा अपनी कलम से कि हमको किस तारीख तक नौकरी चाहिए, किस एग्जाम को हमें टॉप करना है, किसने लिखा था उसको? आपने लिखा था ना। ट्राई टू कम्युनिकेट विथ मी एज मच एज पॉसिबल प्लीज। किसने लिखा था? आपने लिखा था। तो जब आपने लिखा था तो फिर उसको करने के लिए अब आपको अलग से मोटिवेशन क्यों चाहिए? आपने लिखा है तो आप करो, सीधी बात है। जैसे नो, थोड़ा जिद पैदा करनी पड़ेगी। बेचारगी में, सिंपैथी में नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी छीन ली जाती है, मिलती उलती नहीं है आसानी से, ठीक है? क्यों? आप 40 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं मान लो, और सीटें हैं 4000, तो जो बाकी के 39,96,000 लोग हैं उनको पीछे करोगे तभी तो आप आगे आओगे। तो क्या उनसे हाथ जोड़ करो भैया तुम रहने दो, इस साल नौकरी मत लो, तो कोई अपना छोड़ देगा? संभव है? ताकत पैदा करो, मन की शरीर की दोनों, और छीन लो उसको, रैंक 1, ठीक है? तो 3-4 बातें हम कंक्लूड करेंगे, फिर आते हैं आगे। शुरुआत कहाँ से करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और अंत कहाँ पे करना है? अंत करना है मॉक टेस्ट पर। शुरुआत कहाँ करनी है? पीवाईक्यू से, और एंड कहाँ करना है? मॉक टेस्ट से। कोई भी एग्जाम देने आप जा रहे हो, कोई भी एग्जाम, टारगेट करो कि कम से कम 100 मार्क लगा के जाएंगे, कम से कम 100, 100 बेयर मिनिमम 100 मॉक टेस्ट लगा के जाइए। 100% की गारंटी है कि आप क्वालिफाई करके आएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स? देखो, प्रीवियस ईयर पेपर मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि पेपर के जैसा, पेपर के जैसा। अब इसमें गलती क्या होती है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ बैठ के मॉक सॉल्व करते हैं। जब आप यहाँ बैठ के मॉक सॉल्व करते हैं तो आपके डेविएट होने का, डिस्ट्रैक्ट होने का चांस क्या हो जाता है? 0। क्योंकि यहाँ पर अपना फ़ोन चलाएंगे, ना ही आपको कोई बुलाने आ जाएगा, ना ही सॉल्व करते समय कोई कह देगा कि थोड़ा ये काम कर दो। सारी डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? शून्य है। तो पेपर के जैसा पेपर आपको देना है, और टाइम बाउंड मैनर में देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम बाउंड मैनर में देना है। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब चलो चाय पी के आते हैं, तो उसके बाद सॉल्व करेंगे, नहीं। जितने टाइम का पेपर है, यदि 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करना है तो 1 घंटे का टाइमर लगाओ, 100 क्वेश्चन का सेट उठाओ और करना शुरू करो। रिजल्ट इवेलुएट कर लेना बाद में, लेकिन पहले 100 क्वेश्चन एक साथ करिए। क्यों? आपके ब्रेन को इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, मेंटली आप हर समय प्रिपेयर रहेंगे अपने उस पेपर को सॉल्व करने के लिए जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, राइट? मॉक टेस्ट तो कितना मॉक टेस्ट करना है? कम से कम 100। लेकिन मॉक टेस्ट कब करेंगे? मॉक टेस्ट तब करेंगे जब पहले सारा पीवाईक्यूज खत्म कर लो और अपना सिलेबस। क्योंकि जब आप यहाँ पर मॉक देने बैठेंगे तो आप समझिए कि सिलेबस आपने पूरा कर लिया। उसका भी लक्ष्य रखिए कि सिलेबस कब तक आपको पूरा करना है और कितना पढ़ना है। दूसरी चीज ये कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ध्यान से समझना, यहीं पर सबसे बड़ा गेम हो रहा है आजकल डिजिटल मीडिया के दौर में। यह समझ पाना कि कितना हमारे लिए रेलिवेंट है बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया हैं उनके माध्यम से लोग अपना ज्ञान दिखा रहे हैं कि मुझे कितना आता है। ट्राई टू पिक अप द पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ ना। आप क्लर्क बनने जा रहे हैं, थोड़े बहुत मान लो प्रमोशन हो जाएगा, बाद में थोड़ा बहुत अधिकारी बन जाएंगे। आपको अपने ज्ञान को वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है। आपको डिसिप्लिन और डेडिकेटेड नौकरी करनी है जिसमें आप 8-9 घंटे बैठ के प्रॉपर कमांड को फॉलो कर सकें। आप मुझे बताइए, कभी आपने बैंक कर्मचारियों को देखा है? देखा होगा। जो बिजी ब्रांचेज हैं वहाँ पर आप चले जाइए, लाइन लगा के लोग खड़े हैं, फ़ोन व्हाट्सअप सब बज रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है जब तक कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इतनी भीड़ है और सारा काम करके देना है और जिम्मेदारी से और करना है कि एक छोटी सी एरर पता चलेगा नौकरी तो गई ही, सामने वाले का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। टाइम नहीं है कुछ भी, 8-10 घंटे लगातार काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। तो ये बताओ कि यदि नौकरी मिलने के बाद 10 घंटे काम करना ही करना है तो नौकरी मिलने से पहले 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती है? हो सकती है ना।
आप ये मैनिफेस्ट करो कि आपको नौकरी मिल गई है, आप अभी से सोचो कि आपको नौकरी मिल गई है, और नौकरी मिलने के बाद जिस तरह का जीवन होगा उसे आज से जीना शुरू कर दो। यानी कि सुबह एक टाइम पर जग गए, अपना क्लास आए, लाइब्रेरी आए, पढ़े, शाम तक 10-12 घंटे की पढ़ाई करी, 3-4 घंटे खाना पीना, डिसिप्लिन मैनर में फिर सोए, फिर अगले दिन से काम शुरू कर दिए। मीन्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू आर सर्विंग, आपको नौकरी मिल चुकी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पता चलेगा कि कौन सा चीज एग्जाम ओरिएंटेड है और कौन सा नहीं है? अगेन हमने कहा कि इसका जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो क्या होता है, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तब आप पिकअप कर लेते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है। राइट, अच्छा, सही मटेरियल का चुनाव करना है, और इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लिमिटेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, आजकल एआई का दौर है तो डिजाइनिंग बहुत अच्छी अच्छी हो जाती है। बुक शॉप पे गए, पता चला कि किताब का कवर पेज बहुत खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है, इंडेक्स बहुत अच्छे से बनाया गया है, और शुरू के 2 पेज में जो नोट्स लिखा है वो बहुत बेहतरीन लिखा है। आपने किताब का कवर देख करके तय कर लिया कि किताब अच्छी है कि खराब है। ठीक है, पता चला कि अंदर जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको लगा कि इससे अच्छा तो हम पहले वाला। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं बड़ा सॉलिड एग्जाम्पल है। ये बताओ कि गाने लोग सुनते हैं, गाने आजकल मैक्सिमम जो गाने सुने जा रहे हैं वो यूट्यूब पे सुने जा रहे हैं, है ना? यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म है कि ऑडियो प्लेटफॉर्म है? यूट्यूब बेसिकली वीडियो प्लेटफॉर्म है। वीडियो को सुना जाता है कि देखा जाता है? देखा जाता है। और जिस गाने को आप देख रहे हैं कि इसका व्यूज बहुत ज्यादा है, उसी गाने को आप क्या मान ले रहे हैं कि अच्छा है। व्यूज तो यूट्यूब के एल्गोरिथम से भी आ सकता है ना, बात मेरी समझो। तो जो रियल में आर्ट है सिंगिंग का, वो शायद डाइल्यूट हो रहा है वीडियो के कंटेंट पर। आप व्यूज बढ़ा दे रहे हैं कि वीडियो कंटेंट कैसा है, हाँ या ना? कई बार देखिए लोग गाने सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं, वीडियो देखने के लिए गाने सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी सोच कहीं गलत डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा नहीं करना है, जो देखने वाली चीज है उसको देखें और जो सुनने वाली चीज है उसको सुने, समझा? तो किताब यदि पढ़ने वाली चीज है तो थोड़ा ठीक से रिसर्च करो कि कौन सी बुक हमको उठानी है। ऐसा ना हो कि कवर पेज देख करके आप डिसाइड कर रहे हैं कि मटेरियल बहुत अच्छा है। राइट, कंटेंट पर फोकस करिए कि कंटेंट कैसा है। ठीक, तो सही स्टडी मटेरियल का चुनाव हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, और जो सबसे बड़ी चीज हमने कहा वो हो गया डिसिप्लिन। यदि ये इतना काम आप करते हैं तो आप मुझसे इस बात की श्योरिटी लीजिए कि यदि सारा कुछ आपने किया और 1% मान के चलिए कि किस्मत, 1% ये भी होता है कि हाँ लक भी होती है कोई चीज़, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लक पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन लक की जो प्रॉपर डिफिनेशन है जो मेरे हिसाब से है, मैं आपको बता दूं क्या है। सबका अपना अपना इस पर मानना है। लक को जिस तरीके से मैं डिसाइड करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, मुझे लगता है कि लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज है। ये लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। आप पहले अपने आप को थोड़ा सा देखो, अपने आप से बात करो, इस पर भी आ रहे हैं। कैलकुलेट करो कि आपका नॉलेज लेवल क्या कह रहा है कि किस एग्जाम में आपको हाथ डालना चाहिए, और उस एग्जाम के लिए जितना रेलिवेंट लेवल है वो करना शुरू करिए, ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपके ब्रेन से अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे भाई आईएएस में नहीं बन पाऊंगा, और आपसे कोई कहे कि नहीं आईएएस की तैयारी करो, तो क्या मतलब है इसका? हम अपने नॉलेज को इवेल्युएट कर लें कि नहीं हमसे आईएएस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तभी उसमें हाथ डालो। नहीं तो अनावश्यक 2 साल सिलेबस पढ़ते रहोगे, कुछ होने जाने वाला है नहीं। हमको लग रहा है कि नहीं हम आईएएस बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो सब छोड़ करके सीधा काम करेंगे उस पर, ऐसे होगा ना? मतलब करेक्ट नॉलेज के साथ आप मेहनत करिए, यही लक है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक, इसके अलावा एक चीज और जो मैंने कहा अभी कि अपने आप से बात करिए। स्वामी जी ने क्या कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, कि यदि आपने अपने आप से आज बात नहीं की तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से बात करना आप भूल गए। सेल्फ टॉक, है ना? तो सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है। और अपने आप से पूछिए आप लोग कि पिछले 10 दिनों में कितना समय निकाल करके आपने अपने आप को समय दिया। अपने आप को समय देने के लिए क्या चाहिए आपको? पीस चाहिए, शांति, अकेले में बिना मोबाइल लिए बैठ जाया करिए। आजकल इंसान कहीं पर बैठता क्या लिए बैठा रहता है? मोबाइल। और कह रहा है कि हम तन्हाई में बैठे हैं। कहाँ तन्हाई में बैठे हो? पूरी दुनिया तो लेके बैठे हो मोबाइल में, कह रहे हो तन्हाई में बैठे हैं। ऐसा ही है ना, बताओ? हैं, इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोअर हैं, फेसबुक पे 5000 फॉलोअर हैं, पता चला 20,000 लोगों को मोबाइल में ले घूम रहे हो, कह रहे हो अकेले घूम रहे हैं। भाई कोई कुछ भी पोस्ट डाल रहा है तो देख तो आप ही रहे हैं उसको, तो कहाँ दिमाग कभी फ्री नहीं हो रहा है। सेल्फ टॉक करिए, अकेले अपने आप से बात करिए कि कल जिन लक्ष्यों को हमने लिखा था उसका कुछ हिस्सा आज हमने अचीव किया, अचीव करने कुछ प्रयास किया या नहीं किया। इट्स वेरी कॉमन सेंस, यही होता है स्ट्रेटजी।
और कुछ नहीं होता है, राइट। अच्छा आप बताओ मुझे, किसी डॉक्टर के पास जाओ, कोई छोटी सी बीमारी है, पता चला उसने पूरे पर्चे पर 20 दवाइयाँ लिख दी कि ये ऐसे खाना है, इतने बजे ये दूध से खाना है, ये पानी से खाना है, ये हल्दी से खाना है, दिमाग पजल्ट हो गया। किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसने 2 ही दवा बताई, बड़ी सिंपल सी। तो कई बार ना साइकोलॉजी ये कहती है कि बस 2 ही दवा में ठीक हो जाएगा, बिलीव नहीं हो रहा दिमाग को कि 2 ही में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को बिलीव है कि हाँ ठीक हो जाएगा, तो जिसने उस पर बिलीव कर लिया कि हाँ 2 में ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जा रहा है। नहीं तो दूसरा वाला क्या कह रहा है कि अरे वो तो डॉक्टर बड़े अच्छे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया दवाई दिए थे, पता चला कि उन दवाइयों को खा के आप अगेन बीमार पड़ गए। यही हुआ ना। तो भाई स्टडी मटेरियल नहीं बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखना है, बहुत ज़्यादा टीचरों को फॉलो नहीं करना, किसी एक को फॉलो करो, एक दो जो भी आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए ठीक है काम है। मेंटर या गुरु ऐसा नहीं होता कि 50 मेंटर रखना होता है भाई, बहुत से अधिक क्या कर सकते हो, एक आपके पास स्पिरिचुअल मेंटर हो जाएंगे, एक आपके पास यदि राजनीति करनी तो पॉलिटिकल मेंटर हो जाएंगे, यदि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो जिम में एक मेंटर बना लोगे, गाइड बना लोगे, यही तो करोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही काम के लिए 5 मेंटर बनाओगे, एक ही काम के लिए 5 बनाओगे तो 5 अलग अलग एडवाइस करेंगे आपको, अलग अलग तरीके पर आपको ले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो मेंटरशिप का बड़ा रोल है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हमारी तरफ से इतना ही है। अब मैं चाहता हूँ कुछ आप लोगों को जो डाउट है कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, जल्दी से बता दो, फिर उसको हम बेस्ट जो सोल्यूशन होगा बता करके फिर आपको मैथ वाले सर कुछ बताएंगे 5-10 मिनट। बताइए जल्दी से, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग फेस कर रहे हैं। हैं दोनों, मतलब आप बी फ्रेंडली, दोनों बताओ, कोशिश की जाएगी कि जो अनुभव है उसके माध्यम से आपको बेहतर कुछ बताया जाए, प्लीज। टाइम टेबल, इसमें एक जो बड़ी, अच्छा पहले कुल सारा बता दो फिर बात करते हैं। टाइम टेबल, टाइम टेबल पर मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ और बताओ। हाँ तो बहुत बढ़िया है, इस पर तो बात हमने कर ही लिया, लेकिन फिर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वही कॉमन प्रॉब्लम्स आएंगी जो आती ही आती हैं। चलो और बताओ, जल्दी से बताइए। और बस यही तो प्रॉब्लम है, मैथ्स एक प्रॉब्लम है अपने आप में। बहुत बढ़िया, मैथ ही प्रॉब्लम है पूरी, ठीक है। और जल्दी से प्लीज, और कोई। मोबाइल से दूरी कैसे बनाए, देखिए अच्छे क्वेश्चंस निकल के आते हैं ना, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, यही ना, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और बताओ। ठीक है, पहले इतने पर ही बात कर लेते हैं, और तो आते रहेंगे। बहुत शॉर्ट आंसर देंगे लेकिन बहुत समझ में आ जाएगा आपको, ये वाला आंसर का जवाब मैथ वाले सर देंगे, ठीक है, तो ये हमारी रेंज से बाहर है, ठीक। हालांकि जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन यदि कोई विषय है तो मैथमेटिक्स है। सबसे बेहतरीन क्यों है, क्योंकि जितने भी फिलोसफर्स आए, तो यदि बात करें मेटाफिजिक्स की, तो पूरा पूरा डिपेंड किस पर है, मैथमेटिक्स पर। हमारे यहाँ तो मान लो हम लोग थोड़ा सा इस पर भी बिलीव करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, तो वो भी पूरा किस पर डिपेंड है, मैथमेटिक्स पर। दुनिया के किसी भी बड़े फिलोसफर से उठा के देखो तो उसने मैथ जरूर पढ़ी होगी जिंदगी में, बिना मैथ पढ़े कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यस प्लीज। अच्छा ठीक है, मतलब कि यदि कोई ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ा है तो वो कैसे पढ़ेगा, यही ना, ठीक है बताते हैं। चलो ठीक, बढ़िया। तो सबसे पहली बात तो है कि टाइम टेबल ना, टाइम टेबल में एक गलती आप लोग ये करते हैं कि आप लोग टाइम टेबल कैसे बनाते हैं कि सुबह 5 बजे जगना है, 5:15 तक ब्रश कर लेना है, 5:25 तक चाय पी लेना है, ऐसे बनाते हैं ना। पता चलता है कि सो करके ही जगह 5:25 पे, तो शुरू का सारा फ्लॉप कर गया। अब कल से ठीक 3-4 बार इसमें परिवर्तन करते हैं, फिर आपका मन जानते हैं क्या कहता है कि चाहे जितना भी टाइम टेबल बना लो, टाइम से कुछ चीजें नहीं होंगी। अब टाइम टेबल को क्या करना है, आप टाइम स्लॉट्स बनाओ, बात समझना, टाइम स्लॉट्स बनाओ ऐसे, जैसे दिन के मान लो 4 हिस्से आपने बना लिए, ठीक है जी। एक हिस्सा आपने मान लो जैसे फिक्स, सबसे जरूरी काम यहाँ रहने का क्या है, पढ़ाई करना, तो एक हिस्सा आपने फिक्स कर दिया। सबसे पहले जो शुरू करा कि भाई ऐसा करो कि शाम को 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक केवल पढ़ाई करनी है, ये स्टडी टाइम है, स्टडी टाइम है। अब क्या पढ़ना है ये बाद में तय करेंगे, लेकिन पहले ये क्लियर है कि इस टाइम में कहीं घूमने नहीं जाना है, किसी से मिलने नहीं जाना है, किसी को मिलने नहीं बुलाना है,
किसी से अनावश्यक फोन कॉल पे बात। अच्छा, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का टाइम क्या है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का टाइम जो है ना, बेसिकली वो यही टाइम है। हर व्यक्ति खा पी के मस्त एकदम नवाबी दौर में निकला है, कह रहा आओ शाम में अवध एंजॉय करते हैं, ठीक है। अच्छा, खेल किसका है? सबकॉन्शियस माइंड का। 4 दिन हजरतगंज गए, मजा आया शाम को घूमने में, 5वें दिन दिमाग खुद ही क्या कह रहा है कि पता करो चलोगे क्या, आज क्या मजा है। तो ऐसे जो सबसे परेशान करने वाला टाइम है उसको पहले इन्वॉल्व कर दो पढ़ाई में, ठीक है। एक टाइम इन्वॉल्व करो फिजिकल एक्टिविटी का। कारण क्या है कि जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, आप जिस यंग एज में हैं, यदि आप दौड़ेंगे नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, थोड़ा सा कुछ फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट इंजॉय करिए, बैडमिंटन खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, कुछ भी खेलिए। क्रिकेट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग गेम है, मतलब उसमें एक प्रॉब्लम है कि मज़ा बहुत आता है तो फिर वो इंसान दिन भर खेलने लगता है क्रिकेट, फिर वो अपने आप में सचिन तेंदुलकर देखना शुरू कर देता है कि हम अगले सचिन तेंदुलकर हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए क्रिकेट से थोड़ा सा बचिए। क्यों? क्रिकेट के साथ एक और समस्या है, खेलने के साथ साथ देखने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और आजकल तो समझ ही रहे हैं कि बिजनेस हो चुका है सब कुछ, तो हर रोज कोई ना कोई मैच हो रहा होगा, फिर आपको न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर का नाम याद रहेगा। सिलेबस में क्या लिखा वो याद नहीं है, लेकिन नीदरलैंड में कौन सबसे बढ़िया खेल रहा है उसका याद है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करिए, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा एंगल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दो। बात सुनना, न्यूट्रिशन। और इसके साथ साथ जो ये बचा हुआ है इसको हम नाम दे देंगे भैया मिसलिनियस। अब कहने का मतलब क्या है कि सुबह सो के उठेंगे, ये क्लियर है। ये भी क्लियर है कि 5 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जग जाएंगे। अब अपने आप को ना शर्तों में पागल मत बनाओ कि नहीं ठीक 5 बजे ही जगना है, क्योंकि जैसे ही ये करोगे दिमाग लड़ेगा आपसे। अभी तक दिमाग फ्री था कि 5 बजे जगो, चाहे 8 बजे जगो, चाहे 4 बजे जगो। अब उसे जबरदस्ती आप टास्क दे रहे हैं। थोड़ा फ्लेक्सिबल टास्क दीजिए कि भाई जगना तो है, 5 से 6 के बीच में जग जाएंगे, 5 से 5:30 के बीच में जग जाएंगे। थोड़ा रिलैक्स करिए दिमाग को कि वो आसानी से काम करे। आप बताओ, आपको कोई जबरदस्ती बैठा करके पढ़ाना शुरू करा, पढ़ेंगे? हमेशा स्वेच्छा से पढ़ाई होती है ना। तो मन से, दिमाग आप ही का है ना, उसे क्यों टॉर्चर क्यों कर रहे हो उसको? ना दिमाग को टॉर्चर करो ना शरीर को टॉर्चर करो, दोनों को रिलैक्स रहने दो। तो टाइम टेबल में ये रखो कि हाँ भैया, जो पहला फर्स्ट फेज ऑफ स्टार्टिंग है उसमें न्यूट्रिशन और स्पिरिचुअलिटी को टाइम देंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा देखिए, स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता कि दिन भर आप माला लेके जपिए, लेकिन दिन भर में एक बार जरूर जप लीजिए। बात मेरी समझ रहे हैं? थोड़ा सा इस पर बड़े तर्क भी चल रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी ठीक है। माला जपने का मतलब ये नहीं है कि आप सांसारिक मोहमाया से दूर हो रहे हैं। माला जपने का मतलब है यू आर फोकसिंग योर माइंड ऑन पर्टिकुलर टास्क। मतलब जब आप माला जपते हैं ना तो फोकस क्रिएट होता है। तो फर्स्ट फेज में जो शुरू का 1-1.5 घंटे है उसमें आप सिर्फ अपने आप को समय दीजिए। फोन सो करके उठने के कम से कम 1 घंटे बाद तक फोन आप नहीं उठाएंगे, छुएंगे ही नहीं फोन को। ये कैसे होगा? सेल्फ डिसिप्लिन से। यहाँ बेचैनी क्या है कि देखें रात में तो किसी नहीं मैसेज भेजा था, तो क्या करोगे? देखिए 1 घंटे बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा। मान लो रात में कुछ मैसेज आया भी हो तो 1 घंटे बाद देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, देखो आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया है कि लोग आप ही को मैसेज किए हैं केवल आपको, ये कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो सकता है वो फॉरवर्डेड टू ऑल हो या फॉरवर्डेड टू 25 हो, ये भी तो हो सकता है ना। कभी कभी भी अपने आप को इस फेज में मत लाओ कि सिर्फ हम ही हैं दुनिया में, कुछ भी, नथिंग इज शाश्वत इन नेचर। कुछ है? कुछ नहीं है। जिसको भेजना होगा वो ऑलरेडी भेज चुकी होगी, ठीक है। आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। आपके हिस्से में पहला काम, मैंने क्या कहा था, पहले सबसे पहले आप हैं, और आपको सबसे पहला फोकस करना है स्पिरिचुअलिटी पर। और सुबह में ही कुछ ऐसा न्यूट्रिशियस आइटम खाओ जिससे जो बेसिक नीड बॉडी की है कम से कम आने वाले 5-6 घंटे के लिए वो कंप्लीट हो चुकी रहे। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी जाने के चक्कर में बिना कुछ खाए निकल गए। अब लाइब्रेरी में गए तो हाँ भूख लगी है, पढ़ने बैठे हैं, अब खाने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी। कुछ ऐसा खा के चले आए कि पेट में दर्द शुरू हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया? पढ़ाई बर्बाद हो गई। तो बहुत ही न्यूट्रिशियस तरीके से आप अपने फूडिंग स्टाइल को चेंज करिए। इसमें मज़ा कम है। देखो हमने कहा ना, जो मज़ा मार्केट में मोमोज की चटनी के साथ मोमोज खाने में है वो मज़ा स्प्राउट्स खाने में थोड़ी ना है। स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन वो स्वाद कितनी देर आ रहा है? 10-15 सेकंड, 20 सेकंड आ रहा है। उसके बाद का परिणाम समझो क्या हो रहा है। यहाँ पर फोकस करो। स्पिरिचुअलिटी के साथ जब आप जुड़ते हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, जल्दी से ही हम खत्म करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनका थोड़ा सा धर्म कर्म पर भरोसा है? मतलब
जिसे मानते हैं पूजा पाठ धर्म कर्म ऐसा कुछ, ठीक है, वेरी गुड। हाउ साइंस इज क्लोजली रिलेटेड टू द आवर डेली वर्क डेली रूटीन, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी किसी भी आपके घर के मेंटर ने, बड़े व्यक्ति ने, पंडित ने, पुजारी ने कभी ये कहा कि दोपहर में 2 बजे सूर्य भगवान को जल देना? और मैक्सिमम ने ये कहा होगा ना कि सरकारी नौकरी चाहिए तो सूर्य की पूजा करना शुरू करो, कहा होगा। भाई सूर्य ही मतलब मालिक है आपके बड़े पदों पर, प्रतिष्ठित पदों पर बैठाने का, ऐसा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ठीक है। तेज किसके अंदर है? सूर्य के अंदर। तो उस तेज को आप कैसे रिसीव कर रहे हैं? तो सबने कहा कि देखो सुबह उठो, सूर्य भगवान को जल दो। अब यहां पर देखो कैसे जुड़ गया है, साइंस कैसे जुड़ रहा है, कि जो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट है वो इम्यूनिटी के साथ होगा। यदि फ्रिक्वेंटली आप बीमार पड़ रहे हैं, हर 5 दिन पर तबीयत खराब हो जा रही है, तो इसका मतलब है कि बॉडी इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। और इम्यूनिटी बनती कैसे है? विटामिन डी से। विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में नहीं पाया जाता है कि सूर्य का प्रकाश कहीं से ले आएंगे और विटामिन डी मिल जाएगा हमको। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, बनता है। आपकी बॉडी में एक कोलेस्ट्रॉल है, पॉलीकैल्सिफेरॉल, 7-DHC है, 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, वही कन्वर्ट होता है कोलिकैल्सिफेरॉल में। कोलिकैल्सिफेरॉल क्या है? विटामिन D3 है, वही है ना। तो विटामिन D3 जो है वो बनेगा कितनी देर? आप 10-15 मिनट सूर्य के सामने खड़े रहिए। तो ये बताओ कि सुबह जग गए 5 बजे 6 बजे, स्नान ध्यान कर लिया, डिसिप्लिन्ड हो गए, पूजा पाठ कर ली, 10-15 मिनट सूर्य के सामने खड़े होकर के आपने मंत्र पढ़ा और उसके बाद आपने जल अर्पित किया, तो विटामिन डी बन गई, प्रॉपर टेंशन खत्म है। अब पूरा दिन पड़ा है आपके पास काम करने के लिए, और पता चला कि सो करके ही उठ रहे हैं 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, तो सारा प्रोडक्टिव टाइम क्या हो गया? निकल गया। तो यहाँ से कहानी को शुरू करो। मिसलिनियस में 2 घंटे जरूर अपने आप को समय दीजिए कि हम दोस्तों से बात करें, अपने जो हमारी फ्रेंड सर्कल है उसको एंजॉय करें, इनके साथ बैठें, हंसें, गाएं, मस्ती करें, थोड़ा मतलब जो इंसान का इंसानियत है वो भी हम देखें जीवन में कि क्या है। ऐसा नहीं कि ओवर सीरियस हो गए और ओवर सीरियस होते होते ओवर थिंकिंग करने लगे, ओवर थिंकिंग करते करते डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी की दवाइयाँ खा रहे हैं खरीद के। ये नहीं करना है। सोशल सर्कल भी रखना है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। ऐसा नहीं कि एकदम तुम आइसोलेट हो जाओ बिल्कुल दुनिया से। लेकिन यहाँ पर भी किसकी जरूरत पड़ेगी? डिसिप्लिन की। पता चला गए तो थे 1 घंटे के लिए और बैठ के वहाँ पर 12 बजे रात तक जो है वो चर्चा करते रहे कि यूजीसी सही है कि गलत। नहीं, पहले नौकरी पालो, सही है कि गलत है वो बाद में प्रूफ होगा, है ना। ठीक है, एक समझ रखनी चाहिए, लेकिन सही गलत है कि नहीं अपने विचार को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 4 लोग बैठ करके उस पर आपस में बात करते करते झगड़ा कर लिए, ये ठीक नहीं है ना। अब की बारी किसकी सरकार बनेगी इस पर चर्चा हो रही है 2 घंटे, कोई मतलब नहीं इसका आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल बनाइए, जितना फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, क्लिष्ट मत बनाइए। वो 5-5 मिनट वाला गैप तो एकदम लिखिए ही नहीं कहीं पर कि 4 बजे से 5 बजे तक मैथ पढ़ना है, 5 से 6 बजे तक हिंदी पढ़नी है। कैसे पढ़ोगे? इंग्लिश पढ़नी है। जैसे ही 5 बजेगा, मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अभी उसमें 2 स्टेप बाकी है, तो जैसे ही 5 बजा तुरंत क्या करेंगे? वहीं 2 स्टेप पर छोड़ देंगे उसको? ये प्रैक्टिकल है नहीं। तो टाइम जोन बनाओ, और टाइम जोन के साथ साथ ये बनाओ कि कितना मटेरियल कितने दिन में कवर करना है। दिन डिसाइड करिए कितने चैप्टर इतने दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। समझ गए? टाइम टेबल का बेसिक ये है, बाकी 1 to 1 वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बात होगी उस पर। PYQs की जो प्रॉब्लम आपने बताई ना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा पूरे जीवन में। किसी भी परीक्षा की तैयारी का सिलेबस कोई कंप्लीट कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिलेबस लगभग इनफाइनाइट जैसा है। जैसे जनरल स्टडी, जीके जीएस की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो क्या कहा जाता है कि फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ टू आउटर स्पेस, सब सिलेबस में है। तो कब तक कवर होगा? पूरा जिंदगी बीत जाए, कवर नहीं होगा। PYQ शुरू करिए, बिल्कुल वैसे पढ़िए जैसे मैंने कहा कि हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं होता कि शायद इन लाइनों का एग्जैक्ट मतलब क्या, लेकिन फिर भी पढ़ के आपको सुकून मिलता है। तो PYQs पहले राउंड में जब आप उठाते हैं तो आप क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक टारगेट सेट करिए कि हमें 6 दिन में इस किताब को पूरा फिनिश करना है, ठीक है। कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ आपको पता चलेगा, कम से कम परिचय तो हो जाएगा उससे कि हाँ यही क्वेश्चन है, ठीक है। समझे आप बात को? क्रॉस क्वेश्चन भी करते रहिए किसी को डाउट हो तो। लेकिन PYQ से ही शुरुआत करेंगे। मैथ वाले सर को मैं चाहूँगा कि आएँ। सर स्वागत है आपका, प्लीज़ इस पर बात करेंगे। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन वाली बात जो आपने पूछा था, देखो बहुत देर से एक ही चीज़ समझा रहा हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन। आपको नौकरी मान लीजिए मिल गई और आपको ऐसी ड्यूटी दी गई है जहाँ पर लाइन से 100 लोग खड़े हैं आपके सामने और उनका काम आपको करना है।
सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक 100 लोग आपके सामने लाइन से खड़े हैं, उनका काम करना है, लाइन लगा के खड़े हैं। क्या उस समय आप अपना फोन चलाएंगे? यदि चलाएंगे तो या तो पब्लिक आपको गाली देने लगेगी, या तो जो आपके अधिकारी हैं वो आपको गाली देंगे, नौकरी से हटा दिया जाएगा, यही होगा ना। तो जो काम हमें आज के 1 साल बाद हम सोच रहे हैं कि हमें करने को मिले, 1 साल बाद हम काम करें किसी विभाग में बैठ के, तो हम कह रहे हैं उसे आज ही सोच लो ना कि हमको मिल गया। मैंने क्या कहा, मैनिफेस्ट करो कि मिल गया। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग कहेगा कि यार बैठ के पढ़ो, मोबाइल क्यों छू रहे हो। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट फाइंड आउट करो कि डिस्ट्रैक्शन हो कहाँ से रहा है, मोबाइल में क्या चीज़ ज़्यादा देख रहे हो आप। आजकल तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं जो आपके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लॉक करेंगे। जैसे मान लो आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं, बताइए थोड़ा, ज़्यादा क्या देखते हैं? शॉर्ट देखते हैं। मान लीजिए इंस्टाग्राम की रील्स आप देख रहे हैं ज़्यादा, तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो इंस्टाग्राम को अकेले 2 घंटे के लिए लॉक कर देंगे। नहीं, वो वैसे लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, पेड लॉक होगा। मतलब कि यदि अभी 2 घंटे के लिए लॉक कर दिया, अब 2 घंटे के अंदर खोलोगे तो 100 रुपया देना पड़ेगा। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली आपने अपने आप को एक पेनल्टी में फंसा दिया। अब 100 रुपये, मान लो घर वालों ने जूस पीने के लिए दिया है, अब तुम्हें इंस्टाग्राम का नशा चढ़ा, 100 रुपये दे करके फिर खोल लिए, फिर दोबारा लॉक कर दो, अब फिर 100 रुपये मांग रहा है। कितनी बार 100 रुपये देकर इंस्टाग्राम चलाओगे बताओ जरा? नहीं चलाओगे ना। तो हालांकि ये सबसे वन ऑफ द वर्स्ट थिंग है कि यदि आपको इंस्टाग्राम चलाने के लिए उसको पेड लॉक करना पड़ रहा है तो आप नौकरी करने के लायक नहीं है, सीधी बात है ना। ऐसा है कि नहीं है? सारा गेम डिसिप्लिन का है। आप ये सोचो कि नौकरी जो लोग कर रहे हैं, भाई आप लोगों के घरों में लोग नौकरी कर रहे होंगे, उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी वाले जगह पर बैठ करके दिन भर रील स्क्रॉल कर रहा है? यदि वो कर रहा होता तो आप यहाँ ना होते। वो जिम्मेदारी से अपनी नौकरी कर रहा है, तो आप यहाँ जिम्मेदारी से बैठे हुए हैं। इसीलिए सबसे पहला चीज है कि डिस्ट्रैक्शन का एरिया फाइंड आउट करो कि डिस्ट्रैक्शन है कहाँ पर। एक तो आजकल सोशल मीडिया की वजह से ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, दिन भर रील चलाने वाला। सोशल, अच्छा, अनइंस्टॉल करना कोई ऑप्शन नहीं है, वो फिर 2 घंटे बाद इंस्टॉल हो जाएगा, उसका क्या फर्क पड़ता है। कोई कहे कि हमने अनइंस्टॉल कर दिया, नहीं लोग कहते हैं आज तो हमने अनइंस्टॉल कर दिया, तो लगता है हिमालय पे खड़े हैं, पता चला कि 2 घंटे बाद बढ़िया सी पोस्ट डाल रहे हैं फिर से। तो अनइंस्टॉल पर भरोसा नहीं है। सब इंस्टॉल रखिए फोन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलाने का सिस्टम बनाइए। ठीक है, फाइंड आउट करो। आपकी डिजिटल वेलबींग में जाइए, आप आपकी सेटिंग में आप जाओगे तो डिजिटल वेलबींग नाम का एक ऑप्शन आता है, वहां से पता चलेगा कि आप कितना एप्लीकेशन कौन सा कितनी देर तक आपने चलाया है। ट्रैक रिकॉर्ड बनाओ कि यदि कल हमने इंस्टाग्राम 5 घंटे चलाया तो आज 3 घंटे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, अगले दिन 2 घंटे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, धीरे धीरे उसको 10 मिनट पर ले आओ, 10-15 मिनट पर। ठीक है, मजबूरी वही है कि रील्स देखना शुरू करेंगे तो खुद ही कह रहा है कि और देखो, बचिए उससे, क्योंकि वहां पर तो एआई लगा है ना। इंस्टाग्राम का एआई तो वन ऑफ द बेस्ट है। यदि हम आप बैठ के आपस में बातचीत कर लें ना, तो हमें लगता है कि थोड़ी देर बाद रिकमेंडेशन आने लगता है कि देखो ये है ना। मतलब मेरा जो मानना है, डिसिप्लिन रखिए अपने अंदर। डेटा हमारा 24 घंटे ऑन रहता है, 2400 घंटे ऑन रहता है, लेकिन मैं आज की डेट में बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है इससे, 1% का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो डिस्ट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करो, सोशल मीडिया से दूर रहिए थोड़ा सा। और इसमें एक डिस्ट्रैक्शन और भी हो सकता है, जानते हैं क्या? अनवांटेड कॉल्स। आपने लोगों को परमिशन दे रखी है, आपने खुलेआम परमिशन दे दी है किसी को भी कि तुम कॉल करना। ऐसा मत करिए। आजकल एक ट्रेंड ये भी है, जैसे किसी ने कॉल किया, एक बार आपने फ़ोन नहीं उठाया, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 8 बार, कौन सा इमरजेंसी है, कौन मर रहा है भाई? एक उसको सीधा कॉल बैक करो, कह दो आज से एक बात ध्यान में रखना कि यदि एक बार कॉल आई और हमने नहीं उठाया तो अब जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको कॉल बैक करूंगा। या फिर कोई ऐसी बात थी जो तुरंत करनी जरूरी थी तो मैसेज भेज दिए होते। जब आप 4 बार 5 बार कॉल आएगी, आपने बात करना शुरू कर, देखो आप मान लो खूब मन से आप पढ़ रहे हो, खूब मन से पढ़ रहे हो, एकदम बढ़िया से पढ़ाई शुरू किया है, फर्स्ट आवर ऑफ स्टडी में है, फुल पोटेंशियल से, तब तक एक कॉल आई और आपने उस कॉल को उठा लिया। अब उसने क्या बोला वो यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर वो किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है ये आप नहीं सोच पाएंगे। हो सकता है कि उसकी एक कॉल आपको पूरे 24 घंटे के लिए डिस्टर्ब कर दे, कैसे नो। तो थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा चालाक बनो। चालाक बनने का मतलब ये हो गया, कुछ कहना चाहते हैं बताइए, प्लीज कहिए। चालाकी ये कहती है कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए, माने जब तुम्हारी पढ़ाई हो जाए, तो तुम कॉल बैक कर लो।
मतलब कहने का ये है कि तुम्हारा टाइम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो आपने सोचा कि इतने टाइम में पढ़ना है, उसमें कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। घर वाले तो वैसे बहुत प्यारे हैं, वो तो जानते हैं, वो खाली कॉल करते ही दो ही काम के लिए, खाए पिए कि नहीं, ठीक हो कि नहीं। उनका टाइम ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, वो कब करेंगे, ऐसे होता है ना। तो अनवांटेड कॉल्स से बचना है, और एरिया फाइंड आउट करो कि डिजिटली कहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और टेस्ट बदलिए सोशल मीडिया का। जो आप रील्स गानों की देख रहे हैं या फालतू की रील, हालांकि रील ठीक है, मोदी जी ने कहा कि रील्स इज द इकॉनमी, ऑरेंज इकॉनमी आजकल बहुत बूम कर रहा है। ऑरेंज इकॉनमी जानते हैं, हर आदमी रील ही बनाने में लगा हुआ है कि रील बना के पैसा कमा लेंगे। ठीक है, चलो बाद में उससे बात करेंगे। रील्स आप देखिए, लेकिन टेस्ट बदल दीजिए, एजुकेशनल रील देखिए, जिसमें मतलब क्वेश्चन आ रहा है निकल के, तो कुछ ज्ञान बढ़ेगा 10-5 मिनट में। ठीक है, बाकी भैया ओवरऑल बता दें तो सारा गेम डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करोगे तो डिजिटल डिस्ट्रक्शन बना रहेगा, और ये बना रहेगा तो नौकरी कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, जो आपने पूछा कि यदि कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो वो जीके जीएस को कैसे अप्रोच करे, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है किसी टीचर से पढ़ करके फिर उसको आगे बढ़ाना। क्योंकि जब आपने कोई चीज़ पढ़ा ही नहीं है तो खुद से जितना भी पढ़ने की कोशिश करोगे, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। और यदि टीचर अच्छा है तो इंटरेस्ट आपका क्रिएट कर देगा। टीचर का रोल ही वहीं तक रहता है को आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, पढ़ना सारा कुछ आपको। यस या नो? अब जैसे धीरे धीरे मान लीजिए आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपको मजा आने लगेगा सब्जेक्ट के अंदर, और जब मजा आने लगेगा तो फिर किसी के कहने की जरूरत नहीं कि अब पढ़ो, ऑटोमेटिक आप पढ़ेंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए पढ़ने जो डे 1 एकदम ब्लैंक थे, बस उन्होंने रेगुलरिटी मेंटेन किया, उनको मजा आया, सिलेक्शन लेके निकल गए। बिल्कुल एकदम आपको बता दूं, आई हैव डन एमएससी इन केमिस्ट्री। तो यदि मैं केमिस्ट्री में एमएससी करके हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ अगेन, तो ये क्या सोचने वाला बात है कि मेरा इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ होगा। थैंक्स टू सम प्रोफेसर्स, गाइड्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारा इंटरेस्ट डेवलप करने में मदद करी होगी, है ना। फिर हमने पढ़ा, खूब पढ़ा हिस्ट्री, फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाना शुरू किया। समझ गए मेरी बात को? तो इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा जीके जीएस में। ये कैसे होगा? आपके फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, एक एप्लीकेशन और होना चाहिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का, और उसका नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए कि यदि कोई न्यूज आई तो पॉपअप शो करे कि भाई क्या हो गया। तो जब उस न्यूज पर आप 2 मिनट समय देंगे तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जीके जीएस का बढ़ने लगेगा। ठीक है, दुनिया का नियम है यार, जिस काम को ज्यादा करोगे उस काम में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो ये सब बेसिक है। बाकी मैं चाहूंगा कि एक बार मैथ वाले सर आए और अपना हाँ नहीं देखो, हाँ जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, मान लो हाँ मैथ में थोड़ी सी दिक्कत है इस चीज की, मैं बताता हूँ। जैसे हाँ चलो अब एग्जाम्पल एक समझते, बहुत बढ़िया बात इनका। जैसे मान लो मौलिक अधिकार से एक सवाल आया कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, और ऑप्शन लिया है कि 20 है, 21 है, 22 है, 23 है। ठीक, नीचे आंसर लिखा है कि 21 है। अब आपके दिमाग को इतना तो पता चला कि जीवन जीने का अधिकार 21 में है, मन नहीं लग रहा है ये कहो, मतलब ये हो रहा है कि अनजान रास्ते पर जब हम जाते हैं तो पहली बार हम बहुत हिचकते हैं, झिझकते हैं, ये होता है ना। लेकिन जब एक बार चले गए रहते हैं तब दिमाग को पता होता है कि हाँ एक बार तो होके आए हैं। तो उसको बस देखिए, आप पलटते चले जाइए, देखते चले जाइए, पहले राउंड में गो थ्रू करिए केवल। बाकी मैथ की जो प्रॉब्लम है वो मैथ वाले सर बताएंगे अभी। हम्म देखो एक बार फिर से प्रश्न बोलिए अपना। हम्म फिर देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं, एक सेट लगाया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया था? तो उसमें सेट जैसा तो कुछ है ही नहीं है, वो चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज चलता है। जो पीवाईक्यूज है वो तो चैप्टर वाइज चलेगा, सब्जेक्ट वाइज चलेगा। मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने अकबर को पढ़ना शुरू किया, तो उसमें नीचे तो लिखा है ना कि अकबर कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मरा, सब तो लिखा है उसमें, एक बार पढ़ते चले। मॉक नहीं, प्रीवियस ईयर मॉक नहीं। मॉक आप कैसे, हमने क्या कहा था, शुरुआत करनी है किससे, प्रीवियस ईयर से, और एंड करना है मॉक से। मॉक तो तभी आप लगा सकते हैं जब आपका सिलेबस कम से कम 80% कंप्लीट हो। पहले दिन आओगे मॉक लगाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मॉक लगाना नहीं अभी, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है पहले। ठीक है, समझ गए बात को नहीं? बाकी मैथ की समस्या सर बताएंगे।
आप लोगों में से और किसी को मुझसे कुछ जानना हो तो प्लीज। कंटिन्यू चल रहा है, स्टॉप करना थोड़ा सा। सभी को नमस्कार भाई। ठीक है भाई, बहुत सारी बातें आप लोगों ने की और सर ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपकी निकल के आई है ना। अब देखो यार, इस सर ने बहुत अच्छी बात समझाई और आप लोगों को समझ में भी आई होंगी, बहुत अच्छी बात है इनमें। देखिए, ये जितने सिलेक्शन अभी सर ने बहुत इसमें मैक्सिमम बातें सर ने समझाई यार। मैं 2-3 पॉइंट आप लोगों के लिए बताऊं। पहले नंबर, जैसे आप लोगों के सवाल आ रहे थे, गुरुजी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आ जाती है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है। देखो, आती है जब भी कोई काम करेंगे जब भी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली बात तो ये है, इसका मतलब आप कोई ना कोई प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ही नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो सबसे पहले किसी काम के लिए प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपको कई सारे बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, जितने भी सिलेक्शन, मैक्सिमम बच्चे के साथ मैं जरूर मिलूंगा आपको, है ना। मिलने आते हैं ना मैथ वाले टीचर से। अब तो एसएससी में थोड़ा सा लगाव मैथ वाले टीचर से इसलिए भी होता है क्योंकि मैथ से पहले 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, है ना। तो बच्चे को मैथ आखिरी तक मैथ पढ़ना ही पड़ रहा था, ठीक है ना। अब कई सारे बच्चे, अब ये बच्ची पहले बैंक में थी, फिर एसएससी में आई, ठीक है, एक्स इंस्पेक्टर हुई ये भी, ठीक है। ये बच्ची पहले यूपीएसआई थी, ट्रेनिंग करने के बाद, ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने पेड, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे हो और ट्रेनिंग बीच में छोड़ेंगे तो आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। यूपीएसआई होने के बाद इन्होंने फिर एसएससी में आई, ये भी प्रगति, ठीक है। अच्छा, सोची वर्मा कम से कम मुझे लग रहा है एसएससी के 6 के 7 जॉब अचीव किए इन्होंने। एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, 6 से 7 जॉब। इस समय लखनऊ में पोस्टिंग है एक्साइज एन पे, और हो सकता मुझे लग रहा है अलीगंज वाली इसी पे पीछे जस्ट, ठीक है ना। और ये बच्चा, ये अनूप, एक बार आया और इसका सिलेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ था ग्रुप डी में, रेलवे के थ्रू। और रेलवे ग्रुप डी में हुआ, जो रेलवे में आप लोगों ने देखा होगा, जो फाटक को ओपन करते क्लोज करते, उस तरह की जॉब थी इस बच्चे की। तो ये मिलने आया, तो इसे उस दिन बच्चे, कई सारे बच्चे और भी आए थे एसएससी में सिलेक्ट होने वाले। तो ये बच्चे को शर्म आई कि यार मैं कैसे बताऊं गुरुजी को, मैं भी तो तैयारी करके गया और मैं रेलवे ग्रुप डी में आया। तो इसने हमें बताया भी नहीं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसने कहा गुरुजी हम तो ऐसे ही आपसे मिलने आ गए, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता चल पाया। बाद में जब इसका बच्चे का सिलेक्शन हुआ एसएससी में, जो सबसे टॉप पोस्ट मानी जाती है डब्ल्यू की पोस्ट, बाद में आया। सोचो, जॉब सिलेक्शन लेने के बाद वहीं पर कैसे पढ़ाई की ये बच्चा खुद ही जानता है। और डब्ल्यू की पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, टॉप पोस्ट मानी जाती है एसएससी के अंदर। इस समय जम्मू कश्मीर में ये पोस्टेड है। इसके अलावा दिशांत, पहले एसएससी की सबसे छोटी पोस्ट ली एमटीएस, उसके बाद एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया। कोई बच्चा ऐसा नहीं, अब नब लास्ट स्टेज चल रही थी एज की, उसके बाद एसएससी में एज हो जाती है, ओवरेज हो जाता है। और नो डाउट उस बार लास्ट फाइनल सिलेक्शन का चांस है इनका, सीएसएस लेके गए एसएससी में अंदर, टॉप पोस्ट लेके गए, है ना। अनुपम इस समय लखनऊ में ही जॉब कर रहा है प्रेजेंट में, एक्साइज है। पहले नॉर्मल जॉब ली इसने, है ना, स्टेट लेवल की जॉब ली थी, उसके बाद एसएससी सीजीएल में ऑडिटर की जॉब ली, और फिर अब लखनऊ में इसने एक्साइज की जॉब ली। ये भी बच्चा सीएसएस में गया, अनमोल मिश्रा। आकृति डब्ल्यू की पोस्ट लेके आई, जॉब भी छोड़ के आई थी, नो डाउट बहुत अच्छा पैकेज में जॉब करी थी, बीटेक थी, लेकिन उसके बाद आई और फर्स्ट टाइम में ही मुझे लग रहा है इसने डब्ल्यू की पोस्ट ली इसने, ठीक है। ईसा फर्स्ट टाइम ही लेके गए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कई लोग एक्स सर्विस मैन है, ठीक है। अच्छा यार, विशाल, उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, क्लास में कह सकते थे बिल्कुल शांत, नहीं पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, अचानक से क्या दिमाग में सेट हुई कि सर सिलेक्शन लेना है, और लेके पहली बार में पहले एग्जाम दिया, पहले ही एग्जाम निकाल के चला गया। यारका जी ऐसे ही। तो चलो देखो, ये तो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं थोड़े से इन बच्चों से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये आपका जो सेमिनार हो रहा है ये सब अपने सिलेक्टेड वाले बच्चे ये भी देखेंगे, क्योंकि इनको ही फ़ोन किया गया था कि भाई आप सिलेक्शन है, आपको फोटो वगैरह भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा गुरुजी हम भी आपका वीडियो देखेंगे, इसलिए मैंने दिखाया आपको। यार एक बात बताया आपको, 2 पॉइंट आपके लिए लेके आते हैं। एक तो मैं अपनी सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा ओवरऑल, दूसरे नंबर आपकी जो भी प्रॉब्लम कंपटीशन में आती है। कंपटीशन में आपको एक लाइन में डिफाइन करें, कंपटीशन जो भी बच्चे सिलेक्शन लेके जा रहे हैं या जो बच्चा असफल होता है, उन दोनों में एक ही चीज की कॉमन होता है। फेल होने वाला बच्चा होगा ना, वो भी ये नहीं कहता होगा पेपर टफ आया, पेपर टफ तो कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह की कट ऑफ जा रही है आप लोग जान ही नहीं। भाई कोई भी कट ऑफ जाती है, मैक्सिमम आप जानते हैं पहले क्या होता था, आप जानते 10th में 60% लाने को फर्स्ट डिवीजन कह देते, यहाँ पर टॉप लेवल उठाया जाता है।
पेपर कट ऑफ इतनी नहीं जाती है, मतलब कह सकते हैं आपसे पेपर इतना टफ नहीं आता है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बच्चों को? प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना, बच्चा आखिरी तक एक कोशिश करता है कि सर सिलेबस को कंटिन्यूस पढ़ते रहे, और सिलेबस जैसे सर ने बताया, सिलेबस कभी किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं होता है। उसे कंप्लीट अगर आपको करना है, वो किया जाता है प्रैक्टिस का। और पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊं, आप सबसे पहले कोई भी चैप्टर, आपको कोई भी सब्जेक्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, मान लो मैथ में आपने परसेंटेज पढ़ा, टीचर ने, सर ने आपको पढ़ा दिया, और सबसे बड़ी बात, हाँ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जहां से पढ़ रहे हैं ना, सिंपल मतलब एक चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। मान लो मैथ आप मेरे से पढ़ रहे हैं या किसी और फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं ना, आप उसी को फॉलो करिए। आपको लग रहा है कि सर इनकी लैंग्वेज हमारे समझ में आती है, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो ठीक है, जगह जगह नहीं पढ़िए। अब जैसा ऐसा ना हो मैंने परसेंटेज के 100 सवाल करा दिए, किसी अदर टीचर की वीडियो खोली, पता चल रहा है सर 150 सवाल उन्होंने करा दिए, नहीं नहीं नहीं, फिर पता चल रहा है उनके तरीके अलग हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कोई चैप्टर किसी एक टीचर के द्वारा कंप्लीट कर लिया, तुरंत जाते ही उसका क्या लगाइए, सीधे सी बात है, क्या कर लो, जो भी चैप्टर पढ़ा तुरंत उसके क्या लगाइए आप, PYQ। ये सबसे बेस्ट वो होती है। और जैसे ही आपने चैप्टर कंप्लीट किया उसके PYQ लगाए, तीसरा ऑप्शन होता है उसी टॉपिक वाई का क्या कर दो आप, टेस्ट लगा। ये सबसे बेस्ट तैयारी, अब कुछ नहीं करना है इसके अलावा, इधर 3-5 करने की जरूरत ही नहीं है। सर ने, टीचर ने टॉपिक पढ़ा दिया आपका, तुरंत जाते ही जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे, उसकी उठा के मार्केट से लेटेस्ट में बुक लेके आए, उसका क्या लगा दिया आपने, PYQ, और तुरंत बेटा उसी का, आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज पे गए और उसी का टॉपिक वाइज क्या लगा लिया आपने, टेस्ट। ये सबसे बेस्ट पढ़ाई। ये परसेंट मैथ में नहीं, आप GS हुआ, चाहे रीजनिंग हुआ, चाहे इंग्लिश हुआ, चाहे हिंदी हुआ, भाई रीजनिंग में जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, आपने ब्लड रिलेशन टीचर ने जो भी पढ़ाया ठीक है, तुरंत उसके जाके क्या कर लिया आपने, PYQ कर लिए, उसी का क्या लगा लिया, टेस्ट लगा लिया। धीरे धीरे इसी तरह से आप इसको सबको पहले कंप्लीट कीजिए, और जैसे आपको लगे कि कुछ चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, फिर आप आ जाइए कंटिन्यूस एक चीज पर फोकस कीजिए, वो होते मॉक टेस्ट। पहले मॉक टेस्ट में इन पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट का मतलब ओवरऑल पूरा टेस्ट लगाना है, फुल सेट आपको लगाना है, और फिक्स कर लीजिए कि वीक में एक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है, एक सेट लगाना है। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, वो आपको, जैसे मान के चलो रीजनिंग है, मुझे पता है कि बच्चा एक बार पढ़ता है फिर तो उसकी स्पीड टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देता है, उसे कवर कर ले जाता है। अगर मान लो, और जो एक नोटबुक बनाइए, अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि रीजनिंग में, मैथ में, GS में या मतलब इंग्लिश में जो टफ लग रहा है ना, उसकी एक नोटबुक बना ली अलग से, उसे नोट डाउन करके रखिए साइड में, क्योंकि जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसका रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ेगी। और आप भी जानते हैं क्वेश्चन लिमिटेड है, इतने नहीं इनफाइनाइट खत्म ही नहीं हो, घुमा फिरा के आप 25, 30, 40 पेपर लगा लेंगे ना, फिर वही लौट के आना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, फुल टेस्ट लगाइए, उसको 1 घंटा आप पेपर लगाते हैं ना, 1 घंटे की जगह पे जो टाइम दे रखा है, उसके बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे इसको एनालाइज करने में टाइम दीजिए। समझिए कि कहां आपकी गलती हुई, और गलती उसका मत सोचिए कि सर मेरा स्कोर इतना आया, फिर सोचिए कहां से नंबर आपका कट रहा है, किस टॉपिक से कट रहा है। छोटे छोटे पॉइंट लिखिए कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ भी लिया फिर भी यहां से सवाल नहीं हो रहा है, उसको नोट डाउन कीजिए, अगली बार उसी पर जाके काम कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीक में बच्चा वीक या मंथ में कंटिन्यू पढ़ता हुआ जाता है, और जबकि पढ़ने के साथ साथ मेरा मानना यह है, आप पूरे वीक में अगर आप 5 दिन पढ़ाई कर रहे हो ना, 2 दिन कुछ नया मत पढ़िए, 2 दिन मैक्सिमम किस पर काम कीजिए आप, रिवीजन पे। अब ये नहीं कि यार बहुत सारे बच्चे होते पढ़ते जा रहे हैं लगातार, डेली क्वेश्चन लगा रहे, पेपर लगा रहे हैं, हम नहीं कह रहे यार, आप 5 दिन पढ़ लीजिए जितना पढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें भी हमें आपको सीधी बात होता है कि 4 सब्जेक्ट होती हैं आपकी वनडे एग्जाम में, है ना, 4 सब्जेक्ट होती हैं, आप इनको भी कॉम्बो बना दीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, GS और इंग्लिश या सेंट्रल स्टेट पाएंगे हिंदी, इनको भी कॉमन बना लीजिए। कॉमन मतलब कह सकते हैं इनका पेयर बना लीजिए। आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट मत पढ़िए, इन्हें तोड़ दीजिए, 2-2 सब्जेक्ट में तोड़ दीजिए। भाई 2 सब्जेक्ट तैयारी एक दिन करनी है, 2 सब्जेक्ट की तैयारी आज करनी। मान लो आपने मैथ पढ़ा है, मैथ के साथ आपने मान लो रीजनिंग ले लो या इंग्लिश, जो भी आपका कॉम्बो सही रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा, उसको बना लीजिए। और जो बनाया आपने पढ़ा है ना, तो टारगेट दीजिए कि सर सुबह जग के मैथ के हमें ये चैप्टर पढ़ाए तो इतने क्वेश्चन निपटाने। जैसे अभी मैं टाइम टेबल को लेकर बच्चों से बात कर रहे थे, कहे सर टाइम टेबल क्या होता है,
मेरा मानना टाइम टेबल कुछ नहीं होता, मेरा सीधी सी सिंपल सी चीज है, टारगेट होता है। आप टारगेट दीजिए कि सर हमने माने कोई भी चैप्टर पढ़ा है उसके 100 क्वेश्चन निपटाने, जितनी देर में निपट जाए, फ्री हैं आप, आराम से टाइम टेबल कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले जो काम अपने आप को देके आए ना, पहले उसे निपटा दीजिए, है ना। ये ना हो कि सर टाइम टेबल बार बार आता है घुमा फिरा के, टाइम टेबल कुछ नहीं होता। आप टारगेट दीजिए, सर इतना काम है, आप इसे निपटा दीजिए। भाई मैथ का इतने क्वेश्चन आज निपटाने तो करने ही करने, इंग्लिश की इतनी वॉकैब करनी है तो करनी है सर। इसके अलावा ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, आप ज्यादा प्रेशर लेने लगे, सोचने लगे, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए। हाँ, सोचना यही बहुत छोटी सी बात जरूर, पर सबसे पॉजिटिव बात यही है कि जैसे हम कहते हैं ना बार बार, अपने आप को लेके पॉजिटिव रहिए। सब बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं, लेकिन बहुत टाइम ऐसा आता है, खासकर ये आता कैसे है, ये भी क्लियर सी बात है। ये आता है खासकर जैसे आप देखो जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी डिपेंड करती है आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आपको हर समय कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप जब भी बात करेंगे आपको बहुत पॉजिटिव करेंगे, या कोई नहीं इस बार तो तुम्हारा पक्का सिलेक्शन होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप रह रहे होते हैं, उनसे जैसे ही बात करेंगे, यार मुश्किल है यार, ये भर्ती तो पहले से ही आउट हो जाएगी यार, इस भर्ती में तो ये दिक्कत आ जाएगी यार, मुश्किल है यार, इसमें तो बच्चा बहुत पुरानी तैयारी कर रहे हैं, वो तुमको पढ़ने का मन ही नहीं करने दे रहे। कई सारे लोग होते हैं जिनको जैसे ही फोन करो तुम्हें एक ही बात कहेगा, भाई तेरा पक्का सिलेक्शन होगा, चिंता मत कर, तू लगे रहे यार, दम लगा दे, तुम्हें अच्छा लगेगा यार, कोई हमारे बारे में सोच रहा है। और ऐसे ही लोगों से बात करने की सोचा करो, ना कि जिनसे तुम्हें लगता है कि नेगेटिविटी मिलनी है, जिनसे बात करने के बाद आपको कोई फायदा होना नहीं है, तो कट कर दिया करो। क्या जरूरत क्या उनसे बात करने की। हाँ ठीक है, नमस्ते हाय हेलो ठीक है अपनी, लेकिन अपने टारगेट पर फोकस कीजिए। और दुनिया के सामने अपने आप को बार बार, अपने आप कहते हैं फालतू लोगों से आर्गुमेंट भी मत कीजिए, कोई कुछ कह रहा है सुना करो, वैसा आप अपने रिजल्ट पे फोकस करो कि जब रिजल्ट आ जाएगा दुनिया, आप भी जान रहे इन्हीं लोगों का काम है तारीफ करना, इन्हीं का काम है बुराई करना, इनसे क्या मतलब है, इस पर मत फोकस कीजिए। कई सारे बच्चे होते हैं हॉस्टल में या लाइब्रेरी में रहते हैं, उनकी आदत होती है हर जगह शो ऑफ करने की, 1 घंटा 2 घंटे पढ़ लेंगे तो चारों तरफ दिखाना, या लाइब्रेरी में 2-4 सवाल दिखा देंगे तो इम्प्रेस करते हुए घूमना। इन चीज़ों से बचिए। जहाँ पे भी लाइब्रेरी या जहाँ पे भी रहते हैं ना, वहाँ कोशिश ये रहे कि कोई भी दोस्ती यारी बहुत कम रहे। और क्योंकि और नहीं तो आप लाइब्रेरी वगैरह में आजकल देखता हूँ, एक बार लाइब्रेरी के बाहर जाइए, जितने बच्चे अंदर बैठे होते हैं उससे ज्यादा बच्चे बाहर खड़े होते हैं। आप देखिए, एक चाय पीने जा रहा होता, पता चल रहा है कि चाय पीने के चक्कर में कम से कम आध घंटे से 40-45 मिनट बिगड़ गई, क्योंकि दोस्ती आ रही है, वो गया तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और जितनी दोस्ती होगी, 10 दोस्तों से दोस्ती हो गई तो 10 बार आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। और रही बात मोबाइल वगैरह की, नो डाउट आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल बनी हुई है, पर इसका तुम पे डिपेंड कर रहा है ना, आप इसे सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे मोबाइलों के माध्यम से क्वेश्चन को सर्च करना, नए सॉल्यूशन ढूंढना, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं उनका फायदा उठाते। अब हम तुम लोगों को बच्चों की तरह समझा तो नहीं सकते भाई, ग्रेजुएट पास है, ग्रेजुएशन करने के बाद 12th पास करने के बाद अब आप लोगों को कोई समझाने बैठे कि नहीं मोबाइल को कम यूज करो, ये नहीं करो, ये तो फिर बेवकूफ़ी है। अभी भी आपके समझ में नहीं आ रही है, आप भी जानने कंपटीशन ऐसे निकलने वाला है नहीं, हर चीज का डेली बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, कंपटीशन में कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है, कंपटीशन में सिंपल सी परिभाषा होती है, जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है वो इंटेलिजेंट है, और जो बच्चा 5 साल हो गए 6 साल हो गए कोई इंटेलिजेंट नहीं, सिंपल सी परिभाषा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, हम देखते हैं कि साल 6 महीने 1.5 साल के अंदर सिलेक्शन लेके चले गए और चुपचाप शांत रहे, क्लास में कोई मतलब नहीं रहा। और कई सारे लड़का लड़की ऐसे आते हैं जिन्हें लगता है कि क्लास में हमेशा शो ऑफ करने में सर ये जानते हैं, छोटे छोटे सवालों को क्लास में आंसर देना, बच्चों को ये करना वो करना, तो वो आज भी पढ़े हुए 4 साल हो गए 5 साल हो गए, कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। हाँ, और सब कुछ खेल थिंकिंग का होता है। आप अगर सोच रहे हैं कि आपको एसएससी सीजीएल का Tier 1 देना है कि मेंस देना है, ये डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे यूपीए का एग्जाम है, यूपीएसआई का, बहुत बच्चे क्या सोच रहे होंगे सर एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अरे एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा, 15 गुने बच्चे पास किए जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे जब तक तुम मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। आप एग्जाम क्वालिफाई तक सोच रहे हैं तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा आप, डोंट वरी, उसी के अकॉर्डिंग मेहनत होगी। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, फाइनल नौकरी लगनी चाहिए, जब तक नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ बार बार हर बार करना, सर सीजीएल कैसे भी Tier 1 क्वालिफाई हो जाए, और Tier 1 जैसे ही क्वालिफाई हो जाता है पता चलता है कि 2 महीने बच्चे मेंस की तैयारी क्या करेगी, क्योंकि उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। पता चलता है कि आखिरी टाइम पे टाइपिंग ही नहीं तैयार है, क्योंकि आपको पता ही है उसमें तो टाइपिंग भी जरूरत है ना। बहुत सारे बच्चे इस बार तुम देख रहे होंगे कंप्यूटर में फेल हो गए,
वो कंप्यूटर को सोच रहे आखिरी में कर लेंगे 4 दिन मिलेगा 5 दिन मिलेगा, करंट अफेयर्स को आखिरी में कर लेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि उनकी प्लानिंग नहीं थी। जो बच्चा प्लानिंग के साथ काम करता उसे कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए माइंड क्लियर होता है कि मुझे कब कौन सा स्टेप करना है। अब आते बात जैसे बच्चे के मैथ्स को लेकर के, मैथ्स में मैं आपको बताऊं जो बच्चे ठीक ठाक मैथ है उन बच्चों का या जो भी है, तो मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बताया ना, मैथ्स को लेकर के मैथ इजी और टफ नहीं होती। मैथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, वो मैथ कहां से बच्चा प्रॉब्लम, देखो कोई भी टीचर पढ़ाता है एक जैसे सवाल 8-8 10-10 करा देता है, हर बच्चा सीख जाता है। मेरा मानना कोई भी कैसा बच्चा बैठा हो एक जैसी टाइप के 10-10 सवाल आपको कराएंगे, सबको आसान लगने लग जाता है। बच्चा कह सकते हैं जैसे वही वाली बात है, बचपन में हम पढ़ते थे ना, बचपन में मैडम पढ़ाती थी कि भाई आप बताइए 3 और 5 कितना हुआ, तो सब बताएंगे 8। फिर सवाल पूछती थी बेटा 4 और 4, फिर भी आंसर 8 आया। फिर पूछती थी 7 और 1 कितना आया, 8 आया। अभी बच्चे के दिमाग में 8 बन गया। ऐसा ही फिर पूछेगी अगली 6 और 2 कितना हुआ, बच्चा फिर भी कह रहा है 8, बच्चे को लगा मैं आ गया। यही होता है ना, सबके सेम कहानी होती है। लेकिन मैं आपको सिंपल सी कहानी बताऊं, मैथ्स में जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज आती है ना, वो चीज होती है कैलकुलेशन। मैथ में दिक्कत कहां पे है, अगर किसी बच्चे को लगता है ना मैथ डर लगता है, मैथ में नहीं डर लगता, उसके बगल में बैठ के पूछना, स्पेशली वो बताएगा कहां दिक्कत है, उसको पता है इसमें दिक्कत है। मैथ में थोड़ी दिक्कत है, उसे पूछना बैठ के मैथ में दिक्कत है, मैथ में थोड़ी दिक्कत है, उसे दिक्कत यहां पर है। और दिक्कत पता है ये क्यों है, इसके पीछे रीजन जानते हैं। बच्चा जानना चाहिए कि बच्चा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्यों है। ना उस बच्चे ने कभी टेबल पढ़ने की कोशिश की है, ना स्क्वायर याद करने की कोशिश की, ना क्यूब करने की। भाई मैथ में कैलकुलेशन आपको सीखना है, आप जानते हैं सबसे पहले हर जगह पर क्या जरूरत होती है, टेबल। भाई स्क्वायर हुए और क्यूब हुए। अच्छा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं स्क्वायर टेबल क्यूब, क्योंकि उन्हें दिक्कत जैसे कोई मैथ का सवाल सॉल्व करना होता है या कहीं दुकान पे गए कोई सामान जोड़ना होता है, सामान वो हर जगह की आदत डली हुई है मोबाइल की, कि भाई कितना सामान हुआ, रुको भाई मोबाइल से जोड़ लेते। उन्होंने अपना माइंड ही यूज नहीं कर रही चीजों पे। और मेरा मानना जब जिस समय तुम टेबल हुए, स्क्वायर हुए, क्यूब हुए, इन पर तुम काम करना स्टार्ट कर दो। आप डेली फिक्स कर लो 30 मिनट फिक्स आपको इस छोटी छोटी कैलकुलेशन पे काम करने। 5 सवाल आपको जोड़ के लिखने प्लस के, 5 सवाल माइनस के लिखने, 5 सवाल मल्टीप्लाई के लिखने, 5 सवाल डिवाइड के लिखने। ये कैलकुलेशन अपने आप क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम टेबल याद करना भूल जाते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, मान लो हमने कहा तुम एक दिन में 2 टेबल याद करो, मान लो आपने 17 का पारा याद किया और 18 का, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने 2 पारे याद किए, आप ऐसे 5-6 सवाल के मल्टीप्लाई करो, 5-6 17 का गुणा करो, 3 2 9 8 6 का गुणा 17 में करो। ऐसे ही 5 सवाल ऐसे लिखो, 5 सवाल डिवाइड के लिख लो। अब ऐसे ऐसे तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये बताओ तुम्हें याद होंगे कि नहीं होंगे, याद हो जाएंगे। लेकिन आप इस पर डेली टारगेट करना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं गुरुजी 2 दिन के अंदर ही हमें पहाड़े याद किए, भूल गए। भूल इसलिए गए क्योंकि उसकी क्या नहीं की, हमने प्रैक्टिस नहीं की। हम तो ये कह रहे हैं एक दिन में तुम्हें 30 तक पहाड़े याद करने हैं, तो आप एक ही दिन में थोड़ी याद करो। हम कह रहे 2-2 पहाड़े याद करो, हम ये कहीं नहीं रहे। और हमने क्या कहा, डेली 30 मिनट फिक्स कर लो कि भैया आपको कैलकुलेशन के नाम पर देनी है। भाई आपको डेली 2 पहाड़े याद करने, डेली आपको प्लस करना सीखना है, माइनस करना सीखना है, डिवाइड करना सीखना है। मैथ के चैप्टर छोड़ दो, मैथ के चैप्टर वही घुमा फिरा के 14-15 चैप्टर होते हैं और उन्हीं को लौट करके वहीं पर आ जाते हैं। लेकिन बच्चा दिक्कत क्या कर रहा है, बच्चा एक ही दिन में याद करेंगे, चलो टीचर ने डांट दिया, फटकार दिया, टेबल याद तो कर लिए, लेकिन फिर 4 दिन बाद क्या होगा। भाई मानव प्रकृति है, हर चीज के क्या इंसान भूलता ही है ना। भाई कोई चीज याद किया है आज नहीं तो कल तो भूल जाएगा, ये तो क्लियर है, कंफर्म है। तो लेकिन उसकी प्रैक्टिस उसने नहीं की होती है, समझ पा रहे नहीं आप। मैं ये कह रहा हूं कि आप मैथ के भी मैं बताऊं, मैथ में भी अगर कोई चैप्टर आपने मान लो वीडियो से पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा या किसी क्लास में पढ़ा, टीचर ने मान लो आज तुमको एक क्लास में जाते 15 से 20 सवाल पढ़ाएंगे, उन्हीं को जाकर के घर पर रिवीजन करिए। 20 सवाल टीचर ने पढ़ाए, उन्हीं को रिवीजन कीजिए और क्लास में जब आ रहे हो उस समय क्लास से पहले 10 मिनट फिर रिवीजन कर लीजिए। ये आपको याद होते जाएंगी चीजें। अब बच्चा, अब जैसे मान लो टीचर आए 1 से 20 तक पढ़ाया, कल 21 से लेके 40 तक पढ़ाया, आप घर पे जाओ ना, आप जो प्रैक्टिस करना वो 1 से लेके कहां तक करना, 40 तक। ये मत करना कि सर ने टीचर ने 21 से 40 पढ़ाया, आप 21 से 40 की प्रैक्टिस करो ना। आप प्रैक्टिस कहां से करोगे, 1 से करो। मान लो कल टीचर आपको 40 से लेके 50 तक सवाल पढ़ाए, तो आप जो प्रैक्टिस करोगे घर पे जाके वो कहां से करोगे, 1 से। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। ये ना हो कि सर ने तो 10 सवाल पढ़ाए, इसे पढ़ने 10 मिनट लगे। अरे नहीं, वो टीचर 10 सवाल का मतलब 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको,
आपको जब प्रैक्टिस करनी होगी कहां से करनी होगी, शुरुआत से करनी होगी। और जब कोई टॉपिक को ऐसे आप पढ़ के चलेंगे, सेम वही पीवाईक्यू करेंगे, वही टॉपिक पीवाईक्यू के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, तो वो आपको आसान लगने लगेगा। भाई एक क्रम से काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जैसे मैथ वाले चैप्टर में आपको मैं बता देता हूं, हर चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच होते हैं और आप क्लासों को मिस कर देते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। आप अगर क्लास मिस करेंगे तो उसकी जरूरत कहीं ना कहीं आगे पड़ जाती है। अब मान लो आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है और प्रॉफिट लॉस की आपने एक क्लास मिस कर दी। अब जब टीचर डिस्काउंट पढ़ाएगा तो वो अटैच किससे, आपका प्रॉफिट लॉस से है। फिर बच्चा कहता है चैप्टर समझ में नहीं आया। अब जबकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट समझने के लिए उससे पहले बच्चे ने परसेंटेज की अगर फ्रैक्शन वगैरह नहीं सीखा हो तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो चीजें एक दूसरे से अटैच रहती है। कोशिश ये रहा करे जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, कोशिश ये रहा करे उसकी क्लास की स्टार्टिंग मिस ना हो, क्योंकि जो पहली क्लास होती है उसमें हर टीचर उसमें बहुत, और अब तो इतनी चीजें अगर मिस भी हो जाए किसी कारणवश, उसको जाके किसी दोस्त या स्टूडेंट से या यूट्यूब पे या गूगल से उसे समझे। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना। और कुल मिला के मैं आप लोगों से एक ही चीज कहेंगे, घुमा फिरा के कहते ना, सब कुछ करना आपको ही है। आपको लोग आएंगे समझाएंगे, हम भी आपको गाइडेंस कर रहे हैं। वही महाभारत वाली बात है कि करना सब कुछ अर्जुन जी को था, लेकिन कृष्ण भगवान हर जगह पर आपको एक समझाने वाला इंसान होना चाहिए। वही हम करते हैं यार, सच बताए तो। कोई हम कहें कि हमारी वजह से सिलेक्शन होगा, ये होगा, कुछ नहीं। हम भाई सपना तुम्हें बता पाएंगे भैया आप ये काम करो, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, बस फॉलो तो करो। और सबसे बड़ी जरूरत होती है किसी भी चीज में ट्रस्ट की। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पहले तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। या किसी भी चीज के द्वारा सीख रहे, आप पहले ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, पता चल रहा है कि कोई टीचर ने आपको काम दिया, आपकी आदत है हर चीज को गूगल पर सर्च करने की। अरे पहले ट्रस्ट तो करो, वो सामने वाला तुमसे सही कह रहा है ना। विश्वास करो, टीचर पर ट्रस्ट करोगे तो बहुत चीज है। बहुत सारे बच्चे होते हैं टीचर में या यूट्यूब पे पढ़ रहे या ऑनलाइन पढ़ रहे, उससे सामने वाले पे विश्वास ही नहीं होता। हर एक में कमी निकालने के लिए, कमी देखने के लिए पढ़ता है उससे, ये कोई ना कोई कमी करेगा। अभी छोड़ो यार कमी क्यों, उसकी जो अच्छाई है पहले उन पर फोकस कर लीजिए आप, है ना। कभी ये मत सोचा करो सामने वाला जो पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है उसकी कमियां ढूंढ रहे हैं आप। कमियां नहीं, आप सीधा पॉइंट पर जाइए। आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और करंट अफेयर्स वगैरह आप जानते हैं, इस बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है। मंथली मैगजीन पे काम कीजिए। मतलब कुल मिला के जिन चीजों से तुम दूर हो गए हो, जैसे जब से यूट्यूब ये सब चीज पीडीएफ, ये टेलीग्राम, ये सब चैनल आए हैं ना, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड, जितना हो सकता है मार्केट से किताब उठाओ। अगर कोई पीडीएफ अच्छी लगती है ना, आप जाकर के उसके क्या करवा लो, प्रिंट आउट करवाइए, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई कीजिए। आप देखना आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट अपने आप आने लगेगा। जितना हो सकता है मार्केट से किताबों पर फोकस करो, प्रिंट आउट निकलवा के आइए। और इनका ओवरऑल तुम जोड़ोगे ना, साल भर में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा आप पर। इनकी वजह से आप बहुत सारे बच्चे में देखता हूं मोबाइल भरे हुए, एक भी पीडीएफ बच्चा पढ़ नहीं पाता। जैसे आप सॉफ्ट कॉपी निकलवा पढ़ने का मन करेगा, पता चल रहा है क्या मोबाइल में पढ़ेगा। मान लो कोई एरर है तो उसे कैसे सही करोगे आप, रिवीजन करना हो तो कैसे रिवीजन करोगे। तो मार्केट से किताबों पर बहुत फोकस करो। और दूसरे नंबर, ये मत सोचो किताब हमारा भैया पढ़ के गए थे पिछली साल, उन्हीं किताबों से काम चल जाएगा। नहीं, मार्केट में अपडेट बुक आई है ना, जाइए वो खरीदिए, उस पर काम कीजिए। ये ना हो कि नहीं अब जैसे मान लो एसएससी सीजीएल 2025 कंप्लीट हो गया, हमारे पास 2024 तक की बुक थी। अरे भाई एक साल में लगभग एसएससी ने 3 से 4 हजार सवाल दे दिए, वो आपके पास है ही नहीं लेटेस्ट वाले। आप कह रहे हैं गुरुजी नई बुक आए। अभी भाई इन चीजों पर लापरवाही करोगे, पढ़ाई की चीजों पर अगर इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत पड़ रही है, उन पर लापरवाही मत करो, है ना। शर्ट पैंट ठीक है लापरवाही कर लोगे, लोअर टी शर्ट पहन के काम चल जाएगा, लेकिन मार्केट से कोई किताब खरीदे। कई सारे बच्चों को देखता हूँ ल्यूसेंट की किताब आती है जीके जीएस में, आज से 3 साल 4 साल पुरानी किताब होती है। अभी भाई नई मार्केट में नई अपडेट आया है कंटेंट, उसे लेके आओ ना। तो इन छोटी छोटी चीजें जरूर है पर बहुत काम आती हैं। और ये भी है, एक नया चलन चला है आजकल, जैसे कोचिंग वगैरह कंप्लीट होती है ऑफलाइन या जो भी ऑनलाइन, बच्चा फिर खत्म कर देता है। पता चलता है लाइब्रेरी या रूम पे जहां पर भी रह रहा है। नहीं यार, इन चीजों से छोड़ो मत कभी। आपको लग रहा है कि सर आपकी मैथ कमजोर, उस सब्जेक्ट को फॉलो करो। मतलब आपकी रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और क्लास कोचिंग इन चीजों से आप लोग जानते हैं सबसे मेन चीज क्या होती है, आपकी रेगुलरिटी बनती है इन चीजों से। आपकी 10 बजे क्लास है तो आप सब लोग 9 बजे जग के 9:30 बजे आ जाएंगे।
और जिस दिन छुट्टी होती चाहे आप हो चाहे हम हो 10 की जगह पर 11 बजे उठेंगे। ये डिसिप्लिन होता है। और सबसे मेन चीज, डेली अपने आप को सुबह जगते समय और सोते समय सबसे पहले एक ही चीज सोचा करो कि जिसके लिए हम आए वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई वही वाली बात है, रोनाल्डो हुए इतने बड़े फुटबॉलर है, विराट कोहली हुए इतने बड़े क्रिकेटर हैं, उनको भी आज कोच रखते हैं। भाई रोनाल्डो को कोच की क्या जरूरत है, विराट कोहली को, भाई आपको पता है गौतम गंभीर इंडिया के कोच है, इतना पैसा दिया जा रहा है उन्हें, और जबकि उनके सीखने वाले कौन है, विराट कोहली। विराट कोहली तो बहुत बड़ा बल्लेबाज है। भाई बुमराह को गेंदबाजी कौन सिखाएगा, बुमराह वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज है, लेकिन फिर उसका भी कौन है, कोच है ना, असिस्टेंट कोच अलग है। कोच वगैरह का मतलब आप हम क्या लोग होते हैं, हम ABCD सीखते नहीं है, 6 महीने 1 साल कोचिंग नहीं की, हमें लगता है कि हम उड़ने लगे। अरे बिना गुरु के कुछ नहीं होता, एक कोच तो जरूरी है ना, आपको गाइड करे। भाई बुमराह कोचिंग इसलिए रखना पड़ रहा है कि बुमराह का कोच अगर 8 बजे वहां पहुंचेगा मैदान में, बुमराह अपने आप आएगा। समझ पा रहे नहीं? तो बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं कई सारे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा सीख जाते हैं, बन जाते हैं। अब वही वाली बात है कि भाई सचिन तेंदुलकर के गुरु थे, सचिन से बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन गुरु तो गुरु थे ना, है ना। गुरु की बहुत जरूरत होती है, आपको गाइडेंस की बहुत बड़ी जरूरत होती है, और आखिरी तक पड़ती है। भाई अभी हमसे कर रहे हैं, कल परसों जिस जगह जॉब लग जाएगी वहां पर भी आपके उस्ताद मिलेंगे, आपको वहां पर भी सलाह की जरूरत पड़ेगी। आपको हर जगह कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और गाइडेंस पर अच्छी मिलनी बहुत जरूरी है। आपको अगर गाइडेंस सही मिल रही है तो नो डाउट बहुत जल्दी आप सक्सेस पाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें जरूर होती है पर काम बहुत आती हैं। गाइडेंस तो आपको हर जगह पे जरूरत है, लेकिन आप गाइडेंस ले किससे रहे, एक आपकी चीजों को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, और उससे मत छुपाओ। जिससे गाइडेंस ले रहे हैं उसे अपनी प्रॉब्लम पूरी बताओ, खुल के बताओ कि भैया हमारे सामने ये प्रॉब्लम है। अब उससे मत छुपाओ, उससे छुपा रहे हो, भाई डॉक्टर के पास गए हमें शर्म आ रही, बीमारी नहीं बताएंगे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। उसे तो बताओ भाई पूरी तरह से, सर ये प्रॉब्लम है, क्लास में कोई चीज नहीं आ रही, मान लो क्लास में आप पूछ नहीं पा रहे, क्लास के बाद आप बात करिए, तो किसी दोस्त से डिस्कस करिए, टीचर से बाहर मिलिए, गुरुजी ये प्रॉब्लम आती है, मेरे को क्या करना चाहिए, आपको सलाह जरूर देगा। आप पूछे तो सही, आप शर्माएंगे, नहीं नहीं हम नहीं पूछेंगे, क्लास में सर लड़का लड़की होते हैं, हम हाथ कैसे खड़े करें, ना ना ना, कोई शर्माने की जरूरत ही नहीं, इन चीजों में कोई शर्माने की जरूरत ही नहीं करनी चाहिए। और कोई बात आप लोगों के मन में चल रही है? तो भाई लगिए और आप अपने आप को टारगेट दीजिए कितने टाइम में हमें कंप्लीट करना है, और आगे की तरफ आपको बढ़ना है। ठीक है, कंट्रोल क्या करें, किसका टेस्ट बेटा, SSC CGL का। SSC CGL का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें जून में एग्जाम इसका होना है। हाँ एक्सपेक्टेड है जून में एग्जाम होगा इसका, है ना। इसका कैलेंडर देखो, देखा जाए तो रेलवे ने अपना कैलेंडर निकाल दिया पूरा, SSC ने भी अपना पूरा कैलेंडर निकाल दिया, है ना। बैंक का हुआ चाहे स्टेट लेवल की भर्ती हुई, सबके कैलेंडर आपके पास हैं। इस साल लगातार जितनी भर्ती आनी है उनके सबके कैलेंडर आपको मिल जाएंगे आपको। ठीक, फिर आगे कोई भी दिक्कत है आप बताना हमें, फिर आपसे डिस्कस बताते हैं। एक बार बैच हमारा इसी वीक आपको स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, इसे रोक लीजिए आप।